नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं उन सबसे मैं आपका परिचय करवाऊं। एक दो ज़रूरी जानकारियां हैं वो भी मैं आपको दूंगा और हमारे साथ ही शार्दुल आपको बताएंगे इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां, और उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवाता हूँ। शार्दुल हमारे सहयोगी हैं, हाय, हेलो। प्रदेश हमारे सहयोगी हैं, और इसके अलावा हमारे एडिटर इन चीफ मैं भी सहयोगी हूँ। रमन किरपाल साथ में इस वरिष्ठ चर्चा में सहयोगी होंगे। हैं। हाँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं यहाँ न्यूज़ लॉन्ड्री में, और चर्चा में भी उनका रोल रहता है। हफ्ता में भी आपने इनको सुना है। रमन सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और इसके अलावा एक दो चीज़ें आप लोगों से साझा करनी है हमें, जो कि पहला हमारा लीगल फंड कैंपेन चल रहा है। आपको पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर उसकी पत्रकारिता के कारण कई सारे कानूनी झमेले हैं, कई सारे कानूनी मसले हैं, कानूनी नोटिसेज हैं जो अदालतों में चल रही हैं हमारे ख़िलाफ़, हमारी पत्रकारिता, हमारी रिपोर्टिंग के लिए। ऐसे करीब 29 केसेस हैं। पिछले आप 1-2 सालों का अगर समय निकाले तो 250 से ज़्यादा अदालत की सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारी पत्रकारिता, हम जो न्यूज़ लॉन्ड्री जो पत्रकारिता करता है उसकी एक कीमत के तौर पर है। कई सारी चीज़ें इसमें हैं, और अंततः ये जो चीज़ है इसका निपटारा कोर्ट के जरिए ही होगा, क्योंकि अदालतें ही अंत में इस पर कोई अंतिम निर्णय करेंगी। और इसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को आपकी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री, आपको हम बार बार कहते हैं, विज्ञापन तो लेता नहीं है किसी सरकार से, न किसी कॉरपोरेशन से। पूरी तरह से अपने सब्सक्राइबर्स के दम पर ही हम अपनी पत्रकारिता करते हैं। तो हमारे इस लीगल फंड को ज़रूर मदद करें, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें, ताकि हमारी पत्रकारिता के ऊपर उसके साथ ये जो कानूनी पचड़े लगे हैं इनसे हम जल्द से जल्द निपटारा पा सकें, छुटकारा पा सकें। इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशखबरी है, एक जानकारी है। नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक जानकारी है, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइबर्स के लिए। तो न्यूज़ लॉन्ड्री अपना ट्रेडमार्क जो स्टिकर है, आई पे टू कीप न्यूज़ फ्री, यानी मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें, ये स्टिकर्स अपने सारे सब्सक्राइबर्स को फ्री में दे रहा है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन का छोटा सा एक मेल लिखना है subscription@newslaundry.com पर। आप हमें एक लाइन का एक मेल भेज दें, हम आप तक अपने ये सारे स्टिकर्स पहुंचा देंगे, जिसको आप अपने गाड़ी पर, अपने फ्रिज पर, जहां पर भी आपको लगे कि ये लगाया जा सकता है, ये स्टिकर्स का इस्तेमाल करें। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए इसमें एक छोटी सी सुविधा है कि वो भी ये स्टिकर्स पा सकते हैं, बशर्ते वो न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन ले लें। और इसके लिए उनको कुछ फ़ायदे भी मिलेंगे। मसलन आप अगर हम न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर 20% की इस समय हम छूट दे रहे हैं, और साथ में ये स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंपेन हमारे चल रहे हैं, इनका लाभ उठाइए। और जो सुर्खियां हैं शार्दुल, उनको आप हमारे श्रोताओं को बताएं। उससे पहले एक बस छोटी सी जानकारी, आपके बहुत सारे पत्र आए हैं जिनको हम इस हफ्ते इस चर्चा में शामिल भी करेंगे। शार्दुल जी अतुल, असम में भारी बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं और बाढ़ से अभी तक 78 लोगों के मरने की खबर आई है। लेकिन ये साफ किया गया है मौसम विभाग और अन्य संस्थानों की तरफ से कि भारी बारिश की आशंका अभी भी है और हालात और बिगड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोग असम के इससे प्रभावित हुए हैं, और मौसम विभाग ने असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में 1 अगस्त तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। असम में भी बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर कामरूप मेट्रो, नगांव, सोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव जिलों में देखा गया। और ये मैंने नाम इसलिए लिए क्योंकि हम हर साल असम पे बाढ़ पे बात करते हैं, लेकिन इस बार की बाढ़ थोड़ी अलग बताई जा रही है, क्योंकि पारंपरिक रूप से इन जिलों में बाढ़ नहीं आती थी, और ये पिछले करीब 60 सालों में सबसे खतरनाक बाढ़ उस तरह की बताई जा रही है। तो आज हमारी बातचीत का एक मुख्य विषय भी रहेगा। जी, असम के साथ साथ उत्तरी ओडिशा में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वो गंभीर है। बुधवार 29 जुलाई को बारिश लगातार होती रही और उसकी वजह से नदियां उफान पर हैं
और कई गांवों में पानी घुस गया। अधिकारियों के मुताबिक इससे 5 जिलों के करीब 1.25 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने 10 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र और इस तरह की चीज़ें, जितने भी संस्थान और काम चलते हैं, उन्हें बंद रहने के लिए कहा है। लोगों को हिदायत रखने के आदेश दिए हैं। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जुलूस में जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके गोला बारूद का जो लॉग होता है, असले का जो खर्च हुआ, उसका लॉग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। और ये नोटिस दिया गया है पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद और जो घायल हुए हैं इन पैलेट गन से, छर्रों से लोग, उन 2 लोगों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। इन पैलेट गन्स का इस्तेमाल नागरिकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है आमतौर पर, लेकिन याचिकाओं में मांग की गई है कि इसके सिविलियंस पर इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। और कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के जवानों का भी लॉग सुरक्षित रखा जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये गन्स भले ही कम घातक कही जाती हों या गैर घातक, लेकिन पास से इनका इस्तेमाल जो नज़दीक से है वो जानलेवा साबित हो सकता है और उसकी संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। वो कोई मतलब एब्स्ट्रैक्ट परसेंटेज नहीं है। इसी प्रदर्शन से जुड़ी एक और खबर में, जो नीट यूजी के प्रदर्शनकारियों थे, उनके खिलाफ जितने भी मामले दायर हुए उन्हें वापस लेने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने राज्य भर में तो प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन सिवान में जो मामले थे वो अभी भी हैं। सिवान में 21 लोगों के ऊपर 6 मामले दर्ज हुए थे, वो अभी भी बचे हुए हैं। बिहार में फायरिंग भी हुई, एक पुलिस वाले के हाथ में AK-47 और सेमी ऑटोमेटिक राइफल देखी गई थी। और अभी तक की खबरों में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की गोली लगने से खबर है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो सोशल मीडिया पर, आई कोट, आपत्तिजनक और मानहानि कारक, अनकोट, पोस्ट की गई हैं, उनको लेकर FIR दर्ज की हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये पोस्ट जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन के दौरान लोग बातें कर रहे थे, मीम बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उसके लिए हैं। और स्पेशल सेल की IFSO यूनिट में आपराधिक धमकी, लोक उपद्रव, दंगा फैलाने और मानहानि जैसी धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। और ख़ास तौर से इसमें अभी कल ही खबर आई थी कि वो एक यंग महिला थी नोएडा की, जिन्होंने थोड़े कुछ ज़्यादा अपशब्द बोले थे, तो उनको ढूंढकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्रचार भी चलाए जा रहे थे। और राइट विंग जयपुर डायलॉग्स खास तौर से यंग महिलाओं की तस्वीरें जारी कर रहे हैं और उन्हें टारगेट करने के लिए अपने इकोसिस्टम को कह रहे थे कि इन्हें ढूंढो। उस महिला के खिलाफ कुछ ज़्यादा अग्रसर प्रशासन दिखाई देता है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हाँ, FIR तो दर्ज हुई गई, पर उसको ज़्यादा थोड़ा टारगेट कर रहे हैं लोग। इस बीच विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा में भी एक अहम बिल पास हुआ, जो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने, उसे रोकने को अपराध घोषित करता है। इससे वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर कानूनी दर्जे में आ जाता है। और ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर का जो बिल है, उसमें संशोधन है 2026 का। ये बिल ओरिजिनल 1971 के में पारित हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का अपमान अपराध माना जाता है। अब इसमें वंदे मातरम भी आ जाएगा। अगली सुर्खी मुंबई से है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मेटा, गूगल और एक्स के अलावा और कुछ डिजिटल कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। नितिन गडकरी का आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ कंटेंट जो है वो उन्हें झूठे तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के केंद्र में रखता है। जस्टिस अभय आहूजा ने गडकरी को इस मामले में सिविल मुकदमा दायर करने की इजाज़त दी है। और ये वो करना इसलिए चाह रहे थे कि जिससे कि वो इंटरनेट से इस तरह के सभी कंटेंट को पूरी तरह से हटा सकें। फेक AI है ना? फेक AI नहीं, हाँ, नहीं, ये जो केसेस फेक AI के केसेस है, कई सारे हैं। हाँ। ये वो कह रहे हैं, पर असल में गडकरी जी ने बयान तो इथेनॉल को लेकर उन्होंने बात तो की थी कई बार सार्वजनिक, पर वो नहीं, वो फेक AI की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि टेम्पर्ड जिस तरह से बनाए गए हैं, हाँ। इसके आधार पर उन्होंने मांगी अनुमति, जो मिली शायद। जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में मिले चंदे में जो कथित गबन हुआ था, उसकी जांच जो कर रही है, उस SIT के पुनर्गठन कर दिया है।
अब इस नई टीम में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है और ये कदम 13 जुलाई के निर्देश के बाद उठाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इस वाले मामले में एक नई चीज़ आज पार्लियामेंट में भी हुई है, आपने अच्छा। देखा ही होगा। चंदा चोरी से जुड़ा जो संसद भवन में पप्पू यादव एक साधु के वेश में बैठे हुए हैं और लोग अलग अलग सांसद आते हैं और उनके डब्बे में चंदा डालते हैं, लेकिन वो चंदा मंदिर के चंदे वाले में ना जाके पंडित जी अपने पर्सनल चंदे के डब्बे में निकाल कर रख ले रहे हैं। तो ये पूरा पार्लियामेंट में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये देखा आपने हृदेश? मैंने देखा इसको और ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। सब लोग जो हैं इसको बहुत व्यापक रूप में ये घूम रहा है। आज की खबर जो है सबसे जो टेलीविजन में अक्सर होता है ना, जब इस तरह का कुछ होता है स्पेक्टिकल, तो सब लोग खड़े होकर बात करने लगते हैं, तो सारे रिपोर्टर्स की कमेंट्री भी उसमें सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, इसका ट्रिगर शायद इस वजह से ज़्यादा है कि पप्पू यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर जी ने कहा था ना कि 2-2 पप्पू हो गए हैं जिनसे डील करना है। अब मुझे उसके जवाब में है या नहीं, लेकिन हम पहले से देखते रहे कि इस तरह से अलग अलग वेशभूषा धारण करके पहले भी लोग करते रहे विरोध। तो ये बड़ा पावरफुल है कि वो पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा उनके अपने पास जा रहा है, चंदे में नहीं जा रहा है। राहुल गांधी भी पैसा देते हुए दिख रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। और सबसे जोरदार बात है कि अयोध्या के जो वर्तमान सांसद हैं वो भी दे रहे हैं, वो भी वहां पर खड़े हैं, डब्बा सर पे लेके आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी। और उसके बाद ये पूरा होने के बाद अब खबर ये आई है, और मैंने जो देखा सोशल मीडिया में, कि लोकसभा स्पीकर ने इसका बड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। अब सांसद ये वाली जो एक है ना कि जो गलत है उस पर उतना ज्यादा उत्तेजना नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ जो एक क्रिएटिव जो एक चंदा चोरी हो गई, इस पर सरकार को, नेताजी को, प्रधानमंत्री जी, किसी का कोई अभी तक बयान नहीं है कि कितना है। अभी तक ये भी नहीं पता कि कितना पैसे की चोरी हुई है। इस बात पर एक्ट को लेकर ज़्यादा चिंता है कि इससे मर्यादा खराब होती है। ओम बिरला जी बिल्कुल वो जो रसहीन मौसाजी टाइप्स होते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते आप, उस टाइप के हैं। उन्हें कुछ ज़्यादा बात ही पसंद नहीं, इधर उधर से अरे बस ऐसे ही रखो। नहीं, ओम बिरला जी अपॉइंटेड जिस काम के लिए आए हैं और जितनी तो उनकी वही बात योग्यता है वही बात करेंगे, जितनी जी। क्षमता, मतलब बेसिकली उनसे आप किसी स्टेट्समैन या जैसे किसी बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट माइंड वाले पॉलिटिशियन की तरह से बर्ताव की उम्मीद नहीं कर सकते जो जी। होता है एक पॉलिटिशियन में। हाँ। ह्यूमरस जो स्पीकर्स हैं जी। बहुत पहले, हाँ। वो जो क्या नाम था वो जो नॉर्थ ईस्ट से थे, संगमा। संगमा। उनका ह्यूमर देखिए। हाँ, वो जो अपने सीपीआईएम के थे सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी का ह्यूमर जीएमसी देखिए। बालियोगी। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, ह्यूमर एक चीज है, हाँ। पर जब सोमनाथ चटर्जी की बात आती है और उनकी, इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर उसमें एक बात और भी है। सोमनाथ चटर्जी व्हाइल सिटिंग एज ए स्पीकर, वो इस बात पर अपनी पार्टी के आदेश के आगे झुके नहीं जब न्यूक्लियर, और उन्होंने इस्तीफा न्यूक्लियर नहीं दिया। डील के और टाइम पे। जिस दिन वो न्यूक्लियर डील वाला मामला पार्लियामेंट में खत्म हुआ और मैं उस वक्त सीपीएम ऑफिस में था, एक लाइन का पॉलिट ब्यूरो ने जो है आदेश जारी किया और उन्हें पार्टी से सैक कर दिया गया। हाँ। लेकिन उनको भी पता था, इतने साल की कम्युनिस्ट थे कि कम्युनिस्ट पार्टी में कैसा होता है, लेकिन वो झुके नहीं। तो थोड़ा सा एक गरिमा। हाँ, और एक बात उसमें एक्चुअली पार्टी लाइन क्या होती है और आप पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की न्यूट्रलिटी क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। दूसरी बात ये भी थी उस वक्त की, मुझे जो याद आ रही है बतानी यहाँ बहुत जरूरी है, इसका रिवर्स भी उस वक्त मौजूद था। मतलब तब राजनीति ऐसी नहीं थी। मेरे को भेजा गया कि आपको सोमनाथ चटर्जी पार्टी के स्पीकर बनने के बाद सीपीएम ऑफिस आए थे, सीपीएम ऑफिस में कोई था तो वहाँ आए थे। तो मुझे ऑफिस ने कहा और लोगों पत्रकारों में बात हो गई कि स्पीकर हाउ कैन ही गो टू ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस। मुझे दौड़ाया गया और मैं भाग के गया लालकृष्ण आडवाणी के पास। लालकृष्ण आडवाणी उस समय नया नया वो पार्टी चुनाव हारी थी और वो विपक्ष के नेता विपक्ष थे। हाँ। उनके पास मैंने जैसी माइक लगाया, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा नो, इस स्पीकर पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, इस पे हम सोच के बोलेंगे। तो ये संसदीय एक मर्यादा थी कि स्पीकर के खिलाफ कोई लाइन नहीं बोलनी है एकदम। अभी तो ये हो गया कि जो सबसे निचला जो छर्रा है गियर का, वही कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देगा किसी के बारे में, मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं, परवाह सोचने वचने का। स्व कबाब भी था वो, मतलब अपना डिसीजन लेने की एक कुव्वत भी थी ना कि नहीं मेरे हिसाब से कि यहाँ पे संवैधानिक जिम्मेदारी है, यहाँ पे पार्टी की। अब ऐसा नहीं है,
हाँ बट मैं तो केवल इतना कह रहा था कि वो जरा सा तो रस लें, ये सब में तो मजा आता ही है। भाजपा वाले भी कॉमेडी करते थे, मुझे आज भी याद है वो प्रमोद महाजन वाली स्पीच, रमाकांत खलप कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम हाँ विपक्ष में। बिल्कुल। खैर नहीं, पर ये जो हुआ है पप्पू यादव ने जो किया है, इसमें तो मैं देख रहा था कुछ लोगों को इस बात से कम दिक्कत है कि पप्पू यादव वहाँ पे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा दिक्कत है कि पप्पू यादव किसी दूसरे के पेशे में हाथ मार रहे हैं। ये कटाक्ष ये कटाक्ष जो है किसी दूसरे के पेशे पर उन्होंने ऐसा हाथ मारा है कि कुछ उन लोगों का कि ये बताइए ये कोई बात हुई, मंदिर में पुजारी की क्या कोई इज्जत नहीं होती, इस तरह से उसका मजाक उड़ाएंगे पप्पू यादव। अगर ये यादव नहीं रहते तो क्या होता। इस देश में स्वांग रचने का कितना लंबा इतिहास है पौराणिक, ये लोग हर समय घबरा जाते हैं। नहीं, अभी छोटी छोटी बातों पे आहत होने का दौर है, नहीं तो कितनी ऐसी राज कपूर के जमाने 70, 80s और 60s में कितनी फिल्में आई हैं जिसमें पाखंडी पंडों का जिक्र हुआ है। तो पाखंडी पंडे कौन नहीं जाता, अभी चले जाओ वृंदावन, अभी तो तुम्हारे जेब काट लेंगे अगर तुम ध्यान नहीं तो रखोगे। ये सारी डिपिक्शन को लेकर, लेकिन ये लोगों को आस्था आहत हो गई। आपने पंडों की बात की तो एक लाइन बताऊंगा, बिल एटकिन ने अपनी ये किताब में बड़ी जोरदार बात रखी है। आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाए तो पंडे आपको घेर लेते हैं, और पंडे जब आपको घेर लेते हैं तो यू समटाइम बिकम कैप्टिव, उनके आप वो बन जाते हैं। और बहुत सारे, तो उन्होंने कहा था कि पंडों को दूर रखने का बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाए तो पहले पंडा हायर कर लें। दैट पंडा विल कीप अदर पंडा अवे। तो जैसे बनारस में भी यही होता हर जगह नहीं से दशाश्वमेध में। बनारस का मैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत से अच्छी बनारसी स्ट्रेटेजी है। हाँ, उन्होंने कहा कि आप एक वो तो पंडा अच्छी पहले ही strategy तय है। कर लो जाती, हाँ। वो बाकी पंडों को दूर रखेगा। उसके बाद वो उसकी पर जिम्मेदारी है। मेरे ऐसे लोग जो हिस्टोरिकल पर्पस के लिए, जैसे मैं जागेश्वर भी गया था, तो हिस्टोरिकली आई वांटेड टू सी कि भाई क्या क्या टेम्पल्स हैं, कैसे हैं। हाँ। काफ़ी 1100 सीसी में, और प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहाँ। तो लेकिन मैं तो किसी पंडे को मेरे पूजा तो करवानी नहीं थी, हाँ। तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, सारे पीछे पड़ जाते हैं। खुद ही ये बात पूजा तो कर लेते हैं जाके अपने से। अच्छा, एक चीज़ और है, लेकिन जैसे अब चूंकि ये हमारे साथ जोशी जी हैं उत्तराखंड के, अब मैं ऐसे विधर्मी ब्राह्मण से आप बात कर रहे हो। नहीं वो इसको कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे बनारस के जो पंडे हैं उनके बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे उनका क्या रवैया है, तरीका है पिंडदान करने वाला। लेकिन जहाँ से हृदयेश आते हैं वहाँ पर पंडे दूसरे तरीके से आपको मतलब क्या कहेंगे, वहाँ के पंडे दूसरे तरीके से पूजा पाठ करवाते हैं वहाँ पर। तो वो एक उन लोग बताते हैं कि जब चारधाम यात्रा होती है उनके पास पूरी लिस्ट रहती है, कैसे हाँ। 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी 30 मतलब पीढ़ी वो लगते हैं गिराने। ये मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने पढ़ा है बहुत कि वो आपके तो ये जोशी नाम- मठ के ही जोशी लोग होते हैं। हाँ, और लेकिन आपको ये भी आश्चर्य है, जोशी मठ में जो वहाँ पर जिन लोगों का वो चलाते हैं, संचालक हैं, वो लोग उत्तराखंड से नहीं है, वो साउथ के ओह होते हैं। यस, हाँ हाँ, वो साउथ even- के। even वहाँ जोशी के मठ भी- से मेरा मतलब बहुत सारे- बद्रीनाथ से। हाँ। बद्रीनाथ में भी साउथ के, बद्रीनाथ में की मैं बात कर जी रहा हूँ। बस। इवन बनारस में ज्यादातर टैम्ब्रैम है, बहुत पुराने। तो आप जो कह रहे हो वो मेरे ख्याल से वो पोथी रखते हैं हाँ, वो वंशों की। आपके बताते हैं कि वो आपके lineage हरिद्वार आपका में कौन है। वो हरिद्वार में ज्यादा रखते क्योंकि हैं। मैं जब एक बार हमारी बद्रीनाथ बद्रीनाथ में भी है। हमारी बद्रीनाथ में होती है। बद्रीनाथ में जब गया था तो जो चैंट्स हो रहे थे ना, वो मेरे को समझ में आया तेलुगु के उसमें वहाँ के साउथ। अच्छा, ये बाय द वे मैं तो मजाक में ये इस चीज को मतलब हृदयेश को जोड़ा, इनका जोशी मठ से कोई लेना देना नहीं है। ये कुमाऊनी हैं और पूरा चारधाम यात्रा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं, अगर हो भी तो कोई गढ़वाल गोली साइड का मार है। देगा क्या? अब है तो है, क्या कह नहीं सकते हैं? है, नहीं। वो और दूसरी बात ये context भी के लिए। बताना भी जरूरी है कि मैं बहुत मैं रिलीजन को फिलॉसफी के तौर पे बहुत पढ़ता हूँ, हाँ। और बहुत मैंने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा है, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मतलब ब्राह्मण प्रैक्टिसिंग और नहीं। नॉन प्रैक्टिसिंग के बीच में एक वो होता है। नहीं, तो मतलब आप उसको एक टेक्स्ट की तरह पढ़ते हैं, फिलॉसफी की तरह एंजॉय करते हैं, लेकिन जो आस्तिकता से मेरा दूर दूर तक जो है कोई आस्तिकता और कर्मकांड से एक ही मुझे लगता है यहाँ पे सब एक ही थोड़े गाड़ी के सवारी हैं उस मामले में। गाड़ी की सवारी क्या, जैसे थोड़ा सा जो रिबेल होता है या थोड़ा जिसने जिस तरह से हृदयेश कह रहे हैं कि धर्म को उस तरीके से उन्होंने आत्मसात किया या पढ़ा है कि फिलॉसफी के तौर पर, वे ऑफ लाइफ के तौर पर,
आपने उसको देखा है, समझा है, तो फिर आप कर्मकांड वाले पक्ष से थोड़ा ऐसे ही विरक्त हो जाते हैं जी, क्योंकि कर्मकांड वाले पक्ष इतनी तो मतलब हम उसको एज ए रिपोर्टर, एज ए स्टोरी टेलर कर्मकांड को भी देख सकते हैं, पर मुझसे कोई कहे कि प्रैक्टिस कर करो लो, तो वो नहीं तो वो होता। मुश्किल है। जैसे मतलब एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ कि बात खुली गई है कि जनरली कहा जाता है रमन सर कि जब गंगा धरती पे आई, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट कवर करता हूँ, मैं जनरली जब क्लास में कभी पढ़ाने के लिए कोई बुलाते हैं तो मैं उनको ऐसे बताता हूँ कि जो गंगा है जब धरती पर आई तो उसको अगर धरती पर गंगा को छोड़ दिया जाए, भगीरथ जब लेकर आए, तो धरती पूरी फट जाती है, हाँ, खत्म हो तबाही आ जाती। जाती है। तो शिव के पास गए, शिव से कहा कि भाई गंगा को संभालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो उन्होंने अपनी जटाओं में उसे संभाला और एक लट खोल दी जो कि गंगा है। ठीक है, ये इतनी जोरदार स्टोरी है, एज ए स्टोरी दिस थिंग। पर अब कोई कहे मुझसे कि शिव की जटाओं में गंगा लिपटी हुई है, तो मैं उनको ऐसे कहता हूँ भैया शिव की जटाएं जो है वो ग्लेशियर हैं और ग्लेशियरों में गंगा है, तो ग्लेशियरों को बचाना हमें जरूरी है, क्योंकि जो ग्लेशियरों से धीरे धीरे रिश्ता पानी है वही एक वो बूंद समझिए कि शिव की जटाओं से आने वाला पानी है। ठीक बात। राइट, तो हमको उसको लॉजिकली ऐसे देखना पड़ेगा ना, ताकि धर्म और साइंस के बीच में एक रहे और आप उसका मखौल ना उड़े। मतलब कि साइंस जो है वो तो अपनी जगह सुप्रीम है ना, Exactly. रिलीजन जो है वो फेथ है। देखिए उसको आस्था को उसमें, मतलब आस्था और को बनाए रखते हुए विज्ञान को मतलब विज्ञान को आपकी आस्था से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञान तो अपने हाँ, नियमों से चलता है, लेकिन धर्म जो है उसका अपना जगह पे महत्व है, और वो मेरे लिए फिलॉसफी के हिसाब से विज्ञान की खासियत यही है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि आप अग्री करते हो या नहीं, जो चीज़ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो रहेगी। और जो आप फिलॉसफी वाली बात करते हो उसमें तो अलग अलग धाराएं भी है, जिसमें जैसे गणित में जी। हमेशा होता है, मतलब अब हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 1 और 1 मिलके 11 बनाने में यकीन रखते हैं, अदरवाइज वो 1 और 1 मिलके 2 ही हो सकता है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसी चीजें है ना जो। तो विज्ञान उसी तरह से काम करता है, और आस्था को आप इससे एकदम अलग रख दे, क्योंकि आस्था फिर आस्था है। जैन की भाषा में जब से जैन का मामला उठा तो लोग भाषा को लेकर बड़ा सवाल उठाने लगे, ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए, ऐसी नहीं बोली जानी चाहिए। मुझे एक टी शर्ट याद आती है जैन आंदोलन से बहुत पहले की। उस टी शर्ट में एक बच्चे ने पहनी हुई थी और लिखा था कि साइंस डजंट गिव ए शिट टू व्हाट यू बिलीव। साइंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गुरुद्वारे जाते हो, तुम मस्जिद जाते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम कहीं नहीं जाते हो, वो अपने नियमों खाना सबको पैरासीटामोल ही है बिहार बुखार होने पे। और साइंस ऐसा नहीं है कि उसके नियम भी कभी फेल होते हैं, क्वांटम फिजिक्स में, लेकिन वो भी नियमों के तहत फेल होते हैं। नहीं, और उसमें कोई इमोशन नहीं इन्वॉल्व होता, वो रिपीटेबल टेस्ट है, वो प्रूव हो गया तो फिर सब खुशी से मान लेंगे हाँ बदल गया। साइंस में ये तो है ना कि ड्यूटी ऑफ डाउट, तो इसीलिए चेंजेस आती रहती है। बिल्कुल नहीं, इसमें ये सबसे बड़ी बात है जो आपने कही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साइंस और धर्म में ये अंतर है कि धर्म में सबसे पुराना महत्वपूर्ण है, उसको चैलेंज करने पर आपको सजा हो सकती है, कई लोगों की जान भी हो जाएगी। लेकिन माफ कीजिए, धर्म में सबसे पुराना सबसे महत्वपूर्ण वो है, ब्लास्फेमी हो जाएगी आगे रखने के। लेकिन साइंस में आप आज इस चीज को गलत प्रूफ कर लीजिए तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। सबसे अद्यतन, सबसे नया है वो सबसे महत्वपूर्ण। और सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी तरह के आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ डाउट करके हमने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, एक चैप्टर हुआ करता था साइंस में। मैं आखिरी 2 सुर्खियां पढ़ देता हूँ फटाफट। मंगलवार को ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के जो ठिकाने थे सैन्य के, मिलिट्री ठिकाने, उन पर हमला किया मिसाइलों से, और ये पहला बड़ा हमला है जो इनका सो कॉल्ड शांति विराम चल रहा था, क्योंकि झड़पें चले जा रही थी इजराइल की तरफ से भी और इन भी, लेकिन ये बड़ा था। जॉर्डन में एक इसके बाद एक जिसे कहते हैं कि नायाब चीज़ हुई कि जॉर्डेनियंस ने कहा है अमेरिकन से कि वो उनके दोस्त से चले जाएं, जॉर्डन की पब्लिक कह रही है। और आखिरी हेडलाइन कॉमनवेल्थ गेम से है। भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं उसमें 48 किलोग्राम वेट क्लास में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये रिकॉर्ड बनाया, और ये उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2018 और 22 में भी स्वर्ण ही जीता। राइट। और इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक कुल 17 पदक आ चुके हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण, 10 रजत पदक और 4 कांस्य पदक हैं। भारत मेडल टैली में कॉमनवेल्थ में 10वें नंबर पर है। 10वें नंबर पे। तो जब एक बार ऐसा कहा जा रहा है, पता नहीं अब तो जब असली रिजल्ट आएंगे तो तब की बात है कि जब मुक्केबाजी की स्पर्धाएं शुरू होंगी तो भारत इस टैली में 10वें पर अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तेज़ी से ऊपर जा सकता है। अच्छा। और हालांकि ये संभावना है कि पिछले बार की जो टैली है उससे ऊपर जाएगा भारत इस बार, ऐसा माना जा रहा है। खैर,
तो हम इस पर नज़र रखेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। और सबसे पहले पिछले हफ्ते की जो कुछ बड़ी घटनाएं थी उसमें शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, और ये चर्चा पिछली जो थी वो फ्राइडे को हमने रिकॉर्ड कर लिया था। शनिवार को कुछ बड़े घटनाक्रम हुए जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, और उस इस्तीफ़े के अलावा सरकार से जो समझौता हुआ था उसमें दो और चीज़ें थी। एक तो जो जिन छात्रों ने सुसाइड किया था उनको मुआवजा देने की बात थी, और साथ में जो एफआईआर दर्ज हुई थी प्रदर्शनकारियों के ऊपर, केसेस दर्ज थे, उनको वापस लेने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से। और इसके बाद ये जंतर मंतर का प्रदर्शन समाप्त हो गया था। इस बीच में दो तीन और घटनाक्रम में बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा हेडलाइन में शार्दुल ने बताया, कि जो फायर आर्म्स के जो फायरिंग के डाटा है उसको सुरक्षित रखने को कहा है, क्योंकि पहली बार ये बात निकल कर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस के कहने पर, उसके आदेश पर, निर्देश पर आरएएफ ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया। और पेलेट गन के बारे में ज़्यादा जानकारी निर्देश देंगे हमें कि ये किन परिस्थितियों में, अब तक जो बेसिक प्रोटोकॉल है नागरिक सुरक्षा से जुड़ा उसमें आम नागरिकों के ऊपर पेलेट गन जैसी चीज़ों के इस्तेमाल की मनाही है, रोक है। इसके बावजूद दिल्ली में यह देखने को मिला। एक और इसी तरह की बड़ी घटना देखने को मिली बिहार के सिवान ज़िले से। वहाँ पर छात्र जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर AK-47 से फायर किया गया। ये वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला AK-47 चलाते हुए दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हुई। तो और साथ में एक घटनाक्रम ये दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे राइट विंग ग्रुप्स हैं, लोग हैं, ट्रोल्स हैं, ये लोग प्रदर्शन में उन छात्रों की, खासकर महिला प्रदर्शनकारियों की को चिन्हित कर रहे हैं जिन लोगों ने अब्यूज़िव पोस्टर या किसी तरह के अब्यूज़िव स्टेटमेंट या ऐसी बातें कही हैं जो कि अश्लीलता के दायरे में आती हैं। उनकी तस्वीरें जारी करके और उनकी गिरफ्तारी के मामले और मांग कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें एक मामला आया है जो कि अभी कल शुक्रवार का, जिस नोएडा पुलिस ने एक 0 FIR दर्ज की है रुचिका सिंह के ख़िलाफ़। रुचिका सिंह जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को कुछ अपशब्द कहते हुए देखी गई थी, और उसके बाद उनके खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज कर उस FIR को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ट्रांसफ़र किया गया है। इसी तरह के कई और मामले सामने आ रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर पर आए थे उनकी तस्वीरों को आइडेंटिफाई करके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये नया डेवलपमेंट है हृदेश। और साथ में जो इस्तेमाल की गई पेलेट गन है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप अपनी पहली कमेंट सारे लोग रखें, और उसके बाद हम इस बातचीत को सर। देखिए, मेरी आपसे पहले ही बात हो रही थी कि सब पैलेट गन्स का इस्तेमाल जो है उस बारे में काफ़ी कुछ अभी रिपोर्टिंग हुई है, और जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की है उनमें हिंदू की विजेता ने काफ़ी उसको डिटेल में और पहले ब्रेक किया खबर को और बताया। और पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि पेलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन प्रूफ इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग थे, सामने लोग खड़े हुए हैं। फिर राहुल गांधी ने भी एक व्यक्ति को खड़ा किया। तो टेक्निकलिटी में घूम रहे थे ना कि चलाया आरएएफ ने था, लेकिन वो चूंकि सिविलियन कंट्रोल में ही होता है तो आदेश वही देता है, जो भी डीसीपी या एसीपी होगा उसी के निर्देश पर आरएएफ एक्ट करती है। तो वो कहते हैं दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, देखो, अगर डिस्टर्ब एरिया में भी कुछ होता है तो पुलिस जो है, जैसे माओवादी इलाकों में भी जो है, जब सीआरपीएफ जाती है पैरामिलिट्री सपोर्ट करने तो वो पुलिस ही लीड करती है। बिल्कुल, पुलिस के कहने पे ही, जब तक पुलिस नहीं कहेगी सीआरपीएफ विल नॉट कम इनटू एक्शन। तो आरएएफ भी अगर आई तो उसमें मोटा ज्ञान तो यही है ना कि पुलिस के साथ मिलके कर रहे थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि देश की राजधानी में, और राजधानी में भी ऐसा नहीं कि राजधानी के किसी बहुत ही दूर दराज के इलाके में, सीट ऑफ जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, जो सबसे बड़ा फोरम है डिस्कशन का, वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और हम कोई जजमेंटल हुए बिना मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या स्थिति थी, कैसे कदम उठाया गया, वो पुलिस जानती है और वो जांच का विषय है और जांच पे बात आएगी। लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल हम सबको ये पता है कि वो 2010 में शुरू हुआ, और कश्मीर में, और वो कश्मीर एक डिस्टर्ब एरिया, जब भी किसी इलाके में AFSPA लगा हुआ है तो इसका मतलब पहले वहाँ डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगता है, उसके बाद AFSPA आता है। तो एक डिस्टर्ब एरिया में जहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, वहाँ पर पैलेट गन चलाना
और देश की राजधानी के कनॉट प्लेस का इलाका और उसके पास पार्लियामेंट और उस मुख्य इलाके में पैलेट गन चलाना, ये दो बड़े अलग हिस्से हैं। बिल्कुल। अब पैलेट गन के बारे में जानकारी जो हम आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को पता है कि पैलेट गन के जो कार्टेज में 12 बोर का जो है उसमें 300 से 500 जो मेटेलिक छर्रे होते हैं, बहुत बहुत बारीक, और वो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को भेद के भीतर जा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैलेट गन के साथ ये है, जो यशोवर्धन आजाद ने उठाया था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में डाला ले गए थे। उन्होंने जो बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर भीड़ को कंट्रोल करने का एक मैनुअल है, एक तरीका है, उसके बारे में तो मैं आगे बोलूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैलेट गन चलाने के बाद आपके पास इस बात का कोई कंट्रोल नहीं है कि हाउ इट विल डिसेमिनेट, वो जाएगा कैसे, ये वो फैलेगा कैसे स्प्रे, और वो कहाँ हिट करेगा। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की रबड़ पैलेट गन से जो आंखें खराब होती हैं, क्योंकि आप जब उसे चलाते हैं तो वो स्प्रे की तरह जाता है, और वो बहुत ही परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है, रेटिनल डैमेज कर सकता है, रप्चर आईबॉल का कर सकता है, और ये इसलिए ना आंख सबसे ज्यादा डैमेज इसलिए भी होती है ना, क्योंकि आपकी पलक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर, बाकी चीजें धूल मिट्टी से तो आंख बंद होगा, वो कर लेती है, पर वो पैलेट उसको भेद के अंदर जाता है। तो जो पुलिस है, जो अपने कागजों में, अपने कार्रवाई में वो लिखती है, इट इज लेस लीथल, नॉन लीथल नहीं है इसके लिए वर्ड जो कहा जाता है, लेस लीथल है, राइट। तो अब ये फेस, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लिम्स, किसी भी हिस्से को ये खत्म करने की, उसको डैमेज करने की क्षमता रखती है। इसके साथ जो है फ्रैक्चर से लेके नर्वस डैमेज है, इंटरनल ब्लीडिंग है, लंग इंजरी है, लिवर इंजरी है, ये केसेस हुए हैं, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो जो है इसका वो है ही है। लेकिन जो पुलिस है, हमने देखा है यहाँ पर कि इस तरह के मामलों को जब कंट्रोल करती है तो पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, फोर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। अगर वो बैरिकेडिंग तोड़ के आपकी ओर बढ़ रहे हैं और पार्लियामेंट पास में है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के अंदर तो कोई ना घुसे, अपने को भी उन्हें बचाना है। और हमें जानते हैं कि पुलिस के पास भी बहुत अच्छे गियर हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन पैलेट गन चलाने के अलावा जो वर्बल वार्निंग है, निगोसिएशन है, बात करना है, बैरिकेडिंग है, वाटर कैनन है, आपके पास टियर गैस है, बेटन जो लाठी जो आपने किया ही है ना, छोटे, और उसके बाद रबर बुलेट्स होती हैं। रबर बुलेट्स से भी डिस्पर्स करने में बहुत कामयाबी मिलती है। देखा हमने तो, चोट लगती है, कॉलेज के जब उत्तराखंड आंदोलन था, हमने तो रबर बुलेट्स खाई भी हैं, चोट भी झेली है उसकी। लेकिन इसको चलाने से पहले जो यशोवर्धन आजाद की बात है, दूसरे एक्सपर्ट का आजाद, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको इससे, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अपना अनुभव एक एज ए प्रदर्शनकारियों की ओर से खड़े होकर देख, इससे अच्छा तो आप गोली मार दो यार, पैर में हवाई फायर करो, तो कम से कम ये तो है कि इंजरी आपकी ऐसी होगी जिससे आपका जीवन खराब नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का जो जीवन ये खराब हो गया, और ये संकट है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक बात। रमन सर, आपने कभी ये इस तरह के उसमें कवर किया हो, कभी आपको नज़र आया हो पैलेट गन, या फिर पुलिस के मैनुअल में, प्रोटोकॉल में इस तरह की चीज़ें? नहीं, पैलेट गन का कश्मीर का फॉलो किया था, उसमें तो काफ़ी बड़े पैमाने इनफैक्ट एक स्टोरी सिर्फ ब्लाइंडनेस के ऊपर आई थी, पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, आंखें चली गई थी, उनकी आंखें चली गई थी, तो ब्लाइंडनेस के ऊपर आई थी। तो पैलेट का वो देखा था। इसके अंदर भी जो डेलिंग किया है इतनी देर तक, कि हमने चलाई, हमने नहीं चलाई, वो जो टेक्निकली खेलते रहे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कभी प्रोक्योर ही नहीं किया है, कभी खरीदी नहीं है, उनके बजट में नहीं है, ये तो सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो हायर करते हैं। तो पैलेट का उन्होंने उस टाइप से किया। लेकिन मेन चीज़ जो है कि स्थिति क्या थी उस समय जब पैलेट, और ये जो लोकेशन थी, ये लोकेशन में ख्याल से रीगल के आसपास, सीपी के आसपास, सीपी के आसपास की थी। हाँ, तो वो अगर एक बार रिक्रिएट किया, मतलब कि वो एक ऐसी पोजीशन थी कि वो पार्लियामेंट तक पहुंच सकते थे, या जहाँ पे यूज हुआ वहां पर तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि वो पालिका के पास, पालिका बाजार। मैं कह रहा हूँ कि अतुल, मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में अगर ना ये कहा जाए कि हम, ये सारी फुटेज केवल पुलिस के पास है, सारी फुटेज, मतलब किसी ने यहाँ देखा, किसी ने वहाँ देखा, किसी ने वहाँ देखा, तो हो सकता है कि उसका जो जिक्सॉ है वो कंप्लीट नहीं है, अधूरा भी हो सकता है। पूरी पिक्चर पुलिस के पास है, पूरी पिक्चर जो है वो सरकार के पास है, उस पिक्चर को जोड़ के निष्पक्ष जांच से ही पता चल सकता है। लेकिन पैलेट गन चलाने की जगह आपके पास क्या विकल्प एग्जॉस्ट हो गए थे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पैलेट गन ऐसा तो नहीं है ना कि आपने फ्रीक्वेंटली चलाते रहे हो पहले। और बाय द वे, आपने
उसमें आया कि 7 राउंड Seven चला है, 7 राउंड चलाए हैं उन्होंने, इससे मतलब 7 राउंड। अब वो 7 राउंड क्यों चलाए, किस लिए चलाए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, कैसे थी, वो देखना पड़ेगा। आई थिंक उस पर एकदम से हम डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ कह नहीं लेकिन अगर पैलेट गन दिल्ली में चलेगी तो ये तो खबर है। दिल्ली ऐसे शहर में, और वो भी इतना ये पीसफुल था, इसमें कुछ और टाइप के लोग आए होंगे, लेकिन लार्जली पीसफुल था। उनकी जो मतलब जो अब हृदय करते हैं, कश्मीर में फिर भी पत्थर चल रहा है, हाँ, कुछ भी हो रहा है और एक अफस्पा लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पर तो पीसफुल था, मोस्टली लोग बैठे थे जो भी। हाँ, तो वो पूरी नहीं, स्थिति और, देखनी और, और, पड़ेगी। और, और मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बात ये भी तो कश्मीर में भी जो जिन लोगों के साथ हुआ है ना, नहीं I'm not justifying, नहीं सही आप नहीं बात, कर रहे हो, हाँ। आप नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो बच्चे, कह रहा हूँ ना, हाँ। न्यूज लॉन्ड्री पे हम बोल रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ, आप कर रहे हो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस पर भी तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो ये क्या किया उनके जीवन के साथ, आप बिल्कुल, है ना। आंखें चलेगी कितने लोगों, पूरा मुझे याद है, पूरा वो आर्टिकल आंखों वाली ही स्टोरी थी। ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब मुझे लगता है, और मैं बड़ा खतरा उठा के इस बात को कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में एक छोटे से उसका कि मुझे लगता है कि शूटिंग ऑन लेग इज ए बेटर ऑप्शन देन यूजिंग दिस हीनस दिस थिंग, ये इस चीज का जो आपका मतलब, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना आपका उसको चलने के बाद, यू आर स्प्रेइंग मेटल्स। हाँ, इवन पुलिस का जो लाठीचार्ज का भी था, उसमें भी बहुत भयानक रूप से प्रोटोकॉल का वो उल्लंघन देखने को मिला। कम से कम मैंने आइडेंटिफाई किए थे तीन केसेस जहां पर पुलिस लाठियां चला रही है, वो सीधे पुलिस सर पे मार रही है। हाँ, वो सीधे सर पे मार रही है। हाँ। 2 लोगों को तो हमने पाया जिनके सर में बहुत सीरियस चोट थी बाद में। एक तो ये पेइंग ह्यूमन वाला अपने रमित था, उसके यहाँ पे चोट थी। अब पुलिस लाठी मार रही है यहाँ पे, सीधे ऐसे चला रही है। राहुल जबकि कोटियाल जी को खींच के बिल्कुल इधर मारी थी या इसके पास। नहीं, वो तो फिर भी राहुल का तो कैमरे पैर कमर के ही पास मारी नीचे, लेकिन बाकी ज्यादातर जो वीडियो देखे मैंने कि पुलिस सीधे सर पे लाठी मार रही है, ऊपर मार रही है। तो ये सारी चीजें कई मतलब एक के बाद एक मिसिंग पुलिस के बिहाफ पे रहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में एकदम इसको खारिज ही कर दिया। उनका हमारे पास वीडियो देखने की फुर्सत ही नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। तो ये भी बड़ा अजीब बात है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस सीजीआई ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था बाद में उन्होंने ये कहा, बाद में सीजीआई के साथ बड़ी दिक्कत है। सीजीआई देश के चीफ जस्टिस के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए कि उनके अपने बयान पे बार बार स्पष्टीकरण देना पड़े। उनके बयान पर ये पूरा का पूरा वितंडा खड़ा हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। उनके एक लूज कमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, सीजीआई जब जो बोलते हैं उस बात का वजन होता है। उस बात के वजन को बार बार अगर उनको ही क्लैरिफाई करना पड़े अलग अलग मौक़ों पर, उन्होंने पैरासाइट बोल दिया, उन्होंने कॉकरोच बोल दिया, उन्होंने यहाँ पर फिर ये बोल दिया उनको फुर्सत नहीं है, और फिर वो सफाई देते भी फिर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ना, चीफ जस्टिस अगर ऐसा को ये करने की नौबत आ रही है बार बार। शार्दुल, आप कुछ उसमें जोड़ना चाह रहे थे, ये जो पुलिस का ये रहा, ले तो दूसरा वाला जो इसका पहलू है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई किया जा रहा। पहला तो ये कि सरकार ने जो वादा किया था कि केसेस हटा लिए जाएंगे, उस कंटिन्यूएशन में देखें तो ये जो नया एफआईआर कल हुआ है रुचिका सिंह के खिलाफ, इस तरह के और तमाम एफआईआर दर्ज कराने के वीडियो लोग धमकियां देते हुए पाए जा रहे हैं कि इसको पहचान करो, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, इसने प्रधानमंत्री को कुछ कहा है या इसने ये वाली पोस्टर लगाए। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इसको इस तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है, विवेचना हो सकती है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है, या फिर चूंकि ये नए केसेस दर्ज हो रहे हैं तो सरकार ने तो नए केसेस के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने कहा था जो एग्जिस्टिंग है उसी को हम वापस ले लेंगे, नए केसेस दर्ज करके नए मामले शुरू किए जा सकते हैं। ये क्या टेक्निकलिटी है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं उस पर आऊँगा। मैं पिछले हफ्ते भी इस बातचीत में नहीं था, तो एक दो बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पुलिस का ना, लॉ इन्फोर्समेंट का, सिर्फ पुलिस का नहीं, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट की प्रक्रियाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी, क्योंकि वो हर तरह की पब्लिक से डील करती है। तो इसलिए लॉ बिल्कुल क्लियर होता है और स्पेसिफिक होता है, होना चाहिए। आप देखेंगे भारत में बार बार हम इस बारे में अलग अलग एंगल से आते हैं, अलग अलग केसेस में, कि एम्बिग्विटी रहती है, जिससे इम्प्लीमेंट करने वाले की जो डिस्क्रेशन है, उसकी इच्छा के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करता है। एक बात आपने पिछले हफ्ते ज़रूर की होगी, जब यहाँ हमारे सारे रिपोर्टर बैठे थे, डंडों पर, बटन पर कीलें भी लगी हुई थी। मैंने राहुल कोटियाल जी वाला एग्जाम्पल इसीलिए दिया, आप कमर में मारेंगे, लिवर पंक्चर सीधे होता है।
बिल्कुल 2 मिनट में आपको भागना पड़ जाएगा। ये जो अमानवीयता है, और ये कॉलोनियल टाइम की है कि पुलिस प्रशासन के लिए थी, हाँ, पब्लिक के मतलब लिए ये तो नहीं। क्रुएलिटी की हद थी कि क्या सोच के कुछ पुलिस वालों ने अपने लाठियों पर कीलें लगाई होंगी, और नहीं, इसके वीडियो आए हैं वो बर्बरता बाकायदा। है, वो इनहेरेंट सेडिज्म है हाँ कि वो चाहते हैं चोट करना आपको, वो रोकने के लिए नहीं कर रहे, वो आपको हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये इसको सबसे नम्र तरीका है कहने का, इसको कहने के और बहुत तरीके हैं। अब मैंने ये बात इसलिए कही कि जो रमन सर बात कर रहे थे, ये दिल्ली का सिर्फ सीपी का एरिया नहीं है, आप ये सोचिए भारत का सबसे सेफ एरिया है। वहां से जरा सी दूरी पे प्रधानमंत्री आवास है, संसद भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ, सब पास में ही है। वहां पे आपको ये करना पड़ रहा है। ये पुलिस की पहले तो जो आपका प्रशासन है, और गृह मंत्रालय गृह मंत्री के सीधे अंतर आता है, ये कमिश्नरेट है। यहाँ मजिस्ट्रेट के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं है पैलेट गन यूज करने के लिए। दिल्ली एक कमिश्नरेट है, तो जो लोकल डीसीपी होगा, जैसा आपने कहा एसीपी होगा, ये उसने डिसाइड किया। एक हमें दिखा था, और सामने के वो रेबैन मेटा के ग्लासेस लगा के आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, इसकी इजाजत पुलिस को कहाँ से आई? वो पुलिस जिसके पास फंड नहीं है थाना चलाने के, वो रेबैन मेटा ग्लासेस कैसे यूज कर रही है? और पुलिस बिना प्रोसीजरल डेफिनेशन के इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है पब्लिक पे, और फिर पब्लिक को चोट पहुंचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खतरा संसद पे है। वो यंग लोगों पे कर रही है जो वाजिब वजह से कर रहे हैं प्रदर्शन। अब मैं आता हूँ उस चीज़ पे जो आपने पूछा कि निशाना बनाने वाली। तो देखिए, ये बात मैंने पिछले हफ्ता में कही थी, पिछले वीक, और ये बात सही है। जो ये इररेवरेंस है ना नई जनरेशन की, इसकी कई वजह हो सकती है, पर यंग लोग, जो जवानी होती है वो थोड़ी सी इरेवरेंट होती है, क्योंकि उसके पास नए हार्मोन सर्ज होते हैं, शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन अनुभव नहीं होता। और वो हमेशा मिलेगा, ये मानव, मतलब मानव इतिहास की ह्यूमन कंडीशन है। यंग लोग थोड़े अग्रेसिव होते हैं, है ना। आपको पास क्षमता पहले आती है, उसको क्षमता को सही यूज करने की समझ बाद में आती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा, गांधी और नेहरू को इस देश के डिस्कोर्स से सबसे ज्यादा हटाया किसने है? इन्होंने हटाया है। बेइज्जती इन्होंने करी है कर करके। क्या आप भूल गए? आज ये गांधी की दुहाई दे रहे हैं शांति की। गांधी की पानी पी, नेहरू की पानी पी पी के 12 साल में किसने बेइज्जती करी है? पब्लिक डिस्कोर्स से उनको किसने हटाया है? सोशल मीडिया पे जेन जी और मिलेनियल्स के बीच उनकी, जिसे कहते हैं ना, मखौल उड़ाना, वो सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 12 साल में हुआ है या नहीं हुआ? कई बार हम लोग बात करते भी हैं उनकी जयंतियों पे, पर आप ये देख सकते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स में गांधी जी के मूल्यों की और उस समय के अहिंसा के मूल्यों की महत्व घटा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आज आप कह रहे हैं कि वो लोग, वो लड़के तो गांधी को के मूल्यों को बढ़ा ही रहे थे। वो तो पीसफुल, जितना डिसिप्लिन था, तो मैं तो सोच नहीं सकता था कि वो लड़के जितने मैं इररेवरेंस की बात कर रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं ना ऐसी भाषा में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये संसदीय भाषा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से जिन भारत की मीडियन एज, मैंने आने से पहले चेक करी, मोदी के कार्यकाल में 26-27 से 29 पहुंच गई है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये कहते थे, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब लोग हर साल जुड़ जाते हैं परीक्षाएं देने में सरकारी नौकरियों के लिए। कोई रिजल्ट नहीं है, लीकेज लगातार है। और हम कब से बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का हो, बिहार में शिक्षकों का हो, बंगाल में शिक्षकों का हो, एमपी में कितने दिन पहले हुआ था, गवाह मरमरा के निपट गए व्यापन, है ना। ये लगातार चल रहा है। और ऊपर से आपने जो रोष के आउटलेट, आप सवाल किसी से करते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, तो इसको निकालने का आउटलेट क्या है? ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम किया। अब आपको ये दिक्कत है कि वो यंग लोग जिनको अपना फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा, वो थोड़ी अभद्रता से बात कर रहे हैं। और जो निशिकांत दुबे जो संसद के मंच पे करता है, उसका कुछ नहीं। मतलब रमेश बिधूड़ी, मैं एक नाम केवल एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत है, पर ये बिल्कुल 2 हाथ दिखाई देता है। ये सारे विरोध की जड़ में यही है कि आप अकाउंटेबल दिखते नहीं किसी को, बात करने तक को आप अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ फटकर आएगी। जो आखिरी बात आपने कहा निशाना बनाने की, देखिए ये सबको पता था कि ये होगा, निशाना बनाया जाएगा। अगर मैं प्रेस्क्रिप्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव पार्ट कहूँ, तो ये इस देश में किसे नहीं पता कि जो हैव नॉट्स की लाइन है और जो सरकार की प्रताड़ना की जो पूंछ है, एक तरीके से वो हैव का धड़ छोटा है, वो पूंछ बहुत लंबी है। ये तो होना ही था। आप फिर भी प्रधानमंत्री और सबकी बुराई तो कर सकते हैं, आप अपने लोकल एमएलए और सभासद की बुराई करके देखिए, वो आपकी ज़िंदगी हराम कर देगा। ये सच्चाई इस देश की है। तो ये होना तो था ही, लेकिन मेरा अपना मत है कि इसे ये होना
अगर हो भी रहा है तो ये होने देना चाहिए। ये सच्चा, हमारी सरकारों की ये सच्चाई सबके सामने नग्नता से सामने आनी चाहिए। सच्चाई पर पर्दा तरह तरह का, कभी नम्रता का, कभी किसी की लाज का, शर्म का, ये डालना बंद कर देना चाहिए। हमारा स्टेट क्रूर है और वो साफ है। मेरी एक थ्योरी है इसमें, और इसको आई थिंक टेस्ट करना चाहिए। जब मैं पूरा पिक्चर देखता हूँ, एक सरकार ने हार कि ये उनकी हार नहीं है, तो वो सबसे पहला दिखता है जब धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में वापस आते हैं, माला तो उनका पहनाई जा स्वागत रही है, किया जाता है। तो वो फर्स्ट कॉन्टेम्प्ट है, ठीक है। आप उस कॉन्टेम्प्ट को देखिए, वो पिक्चर अगर आप देखें आपके सामने है। उसके बाद सीन नंबर 2, आपके पास आपने एक फेशियल रिकॉग्निशन की पूरी वाइन लगा रखी थी, और उसका एग्जिस्टेंस को लेजिटिमाइज करने के लिए आप ये बोल रहे हैं कि हम उसमें से क्रिमिनल चुन रहे थे, ठीक है। तो क्रिमिनल चुने आए होंगे, या कुछ 250 क्रिमिनल आए थे जो इतने ये है करके उन्होंने कोर्ट में वो दे भी दिया, ठीक है। लेकिन अब जो जिस टाइप से सोशल मीडिया में एक एक लड़की को चुन के, एक एक लड़की प्रोटेस्टेंट्स को चुन के उसका फ़ोटो डाल के, अब वो जो फेशियल रिकॉग्निशन है, अगर आप मेरा फेस आ जाता है, आप सीधा आधार से मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ निकाल लेंगे आप। अब जो अभी मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, लड़की का फ़ोटो, उसके साथ बजरंग दल का कोई एक आदमी, हमने इसका घर, इसका एड्रेस, इसका सब है, कल आ रहे हैं हम पूरी टीम लेके, मतलब कि अब डराने का जो मामला। तो ये सरकार जो कह रही है कि हमने FIR कैंसिल कर दी, सब कुछ कर दी, तो वो उन्होंने इससे लड़ाई करने का जो जरिया है, वो अपने जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो बजरंग दल जो कई जगह लव जिहाद और क्या नाम काओ स्लॉटर वगैरह, वैलेंटाइन डे पे उसमें जाते हैं। वैलेंटाइन में वो पुलिस के साथ जाते हैं। अब इनकी हेल्प इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, फोटोज प्रोवाइड की जा रही है। मेरा मतलब कि ये टेस्ट करने का है, ये मेरा मतलब कि स्पेकुलेशन है इसमें। बट अगर आप पूरी पिक्चर देखें, अगर मैं अकेला, मैं इतने सारे प्रोटेस्टेंट्स में मैं कैसे किसी लड़की का एड्रेस ढूंढ सकता हूँ, या कि वो कहाँ रहती है, क्या है, क्या Exactly. नहीं है? अब ये तो नंदन नीलेकणी जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है ना कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो ये कोई ना कोई इनको हेल्प कर रहा है। वहाँ पे आप FIR कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पे आप पूरी FIR चेप रहे हैं, प्रोवाइड करके एक नई पिक्चर बना रहे हैं। तो वहाँ पे बजरंग दल सोशल मीडिया पे आ रहा है, और बजरंग दल टाइप के लगते हैं वो लड़के। हाँ, नाम तो नहीं आया उसमें। तो और वो लड़के, और इस तरह कई है, एक कितने सारे आ गए कि एक इंडिविजुअल का फोटो दिखाते हैं और लड़कियों का दिखा रहे हैं। लड़कियों को ज्यादा दे आर टारगेटिंग वुमेन प्रोटेस्टर्स, और वो बच्चे जो से। तो ये ये मेरा एक थ्योरी है कि इस ढंग से मतलब कि अब FIR को माफ़ किया जा रहा है, और इन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि लेसन देने के लिए, और सोशल मीडिया में वो रोष पैदा किया जा रहा है। नहीं, इसमें जो ये HRD मिनिस्टर के स्वागत वाली बात पर मैं बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी कोई बात रमन सर की बात से आई। हमारे पास कोई अभी पूरा ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात शुरुआत से रही है, और शायद न्यूज़ लॉन्ड्री में हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और जगह तो मैंने लिखा भी है कि जो आधार के बेसिस पर जो आपका डेटा है, और आज हर चीज़ में, होटल में अगर आपको चेक इन करना है तो भी अगर आप सख्त नहीं है तो आपसे उस पर भी आधार मांगता है, आधार मांग लिया जाएगा। लेकिन आधार में भी आपको बायोमेट्रिक लॉक करने का एक नियम होता है, और मैं सारे लोगों से कहूँगा कि अगर आप आधार अपना है तो बायोमेट्रिक को लॉक करें। उसके बावजूद अगर कोई आपके डाटा को एक्सेस कर रहा है, मुझे नहीं पता कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो सरकार के दिए हुए वादे के तहत है। सरकार ने कहा था कि हम आपका डेटा सेफ्टी करेंगे, सेफ रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की व्यक्ति जो है उस पर जिम्मेदारी उसकी रहेगी। तो ये तो एक बात है, ये एक चिंताजनक बात है। अगर जैसा रमन जी ने कहा, अगर इस तरह से लोगों की पहचान की जा रही है और यूज़ किया जा रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी 50 वीडियो आ गई हैं, 50 के करीब आ गई हैं, और आइडेंटिफाई की हैं। नीचे वुमेन प्रोटेस्टेंट की फोटो है, हाँ, बिना मतलब कोई तो बीजेपी का सपोर्टर, प्रधानमंत्री का सपोर्टर, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी, इसका एड्रेस पता चल गया है, ऐसे इसका एड्रेस पता चल गया है,
इसका टेलीफोन नंबर पता चल गया, कल हम जा रहे हैं इसको। तो अब इसका कितना रिपल इफेक्ट है इसका, जो अगर मेरे बच्चे का के बारे में ऐसा ट्वीट हो तो फिर बाकी लोग, मतलब दूसरे का देख के मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि भैया आप मत बाहर जाओ। नहीं जाना है, आपको आइडेंटिफाई नहीं होना है। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि मंत्री जी का स्वागत करने का मतलब ये है कि आपने वो शुचिता या वो इंटेंट में, या आप दिल से, मैंने जैसे नहीं आपने कर मुझसे कहा, आप मानने को तैयार मैंने नहीं कोई है कि- गलती की, आपने कहा माफी मांगो, मैंने दबाव में माफी मांग ली, लेकिन अगर मैं मेरे उसमें व्यवहार में नहीं झलक रहा है, फिर जाके मैं हंस रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। Yes. तो जो नए मंत्री आएंगे उन पर क्या मॉरल दबाव होगा कि वो सही कुछ कर लें अच्छा कुछ। करें। बिल्कुल ठीक तो ये तो एक चेस बोर्ड में पीसेस को दाएं से बाएं उठा के रखने जैसा है। तो ये एक बहुत ही जैसे आपने कहा ना कि जो लोग कर रहे हैं ये, वो प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो कर रहे हैं या कुछ किसी तरह से, नहीं, हमारे गाली दिया। प्रधानमंत्री को गाली दी, हाँ ये कह रहे हैं। और ये जो लोग हैं इनका, और इनके पास ये फोटोज कहाँ से आ जा रही हैं, इनके पास नहीं, एड्रेस मतलब कैसे इतनी मैं- इजीली आ जा रहे हैं, मैं और कह- इतनी, और बहुत ही संगठित हाँ। रूप से नहीं, ये आ रहा है। मैं रमन सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पास्ट में ये देखा है कि ऐसे एब्यूजिव लोगों को मिनिस्टर्स फॉलो भी करते हैं, ऐसा भी बिल्कुल। देखा गया है। तो यानी अथॉरिटी पर बैठे हुए लोग, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हुए लोग अगर एब्यूजर्स को, और जो इस तरह सोशल मीडिया पर बिहेव कर रहे हैं, अगर कोई आदमी मुझे बताए कि मैं किसी व्यक्ति को फॉलो करता हूँ, कि आजकल हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, पता ही नहीं होता हम किसे फॉलो कर रहे हैं, कौन हमें कर रहा है, लेकिन कोई अगर मेरा संज्ञान ले और कहे कि ये आदमी महिलाओं के प्रति भद्दी टिप्पणियां करता है और आप इन्हें फॉलो करते हैं, तो मैं तो उसी समय अनफॉलो करूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं, चाहे वो कितना ही करीबी दोस्त हो। तो इतना ख्याल तो रखा जाना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन खड़े करता है ना, एक जो आप कितने सिंसियर हैं अपनी जो स्टेट बात का इंटेंशन पता चला, जो क्रूरता की बात कर रहे हैं, और इंटेंशन बहुत साफ पता चल रही नहीं, है। इसमें, आप कह रहे हैं कि आपने एफआईआर दफा कर दी, और यहाँ दूसरे पे FIR हो रहे हैं। परसिक्यूशन शुरू हो गया। पूरे देश में दिख रहा है वो। हाँ, ये इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, ये जब मतलब इंटेंट अंदर से आप जब किसी गलती को एहसास करते हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन आप देखिए पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की टाइमलाइन पे ट्विटर के चले जाइए, इतने बड़े बड़े पोस्ट लिखे धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ में, और उनको सांत्वना देने वाले और उनको ढाढ़स बधाने वाले कि आपने बहुत अच्छा काम किया। दे मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये आदमी लगातार शिक्षा मंत्री है, पिछले कुछ सालों से लगातार शिक्षा मंत्री, और मतलब जिसको कह सकते हैं आपकी पूरी तरह से जिस असफलता का स्मारक है ना वो होता है, ये अपने डिपार्टमेंट की असफलता का स्मारक खुद ब खुद है। इस आदमी के टाइम में एक कोई ऐसा नहीं समय आया कि हिंदुस्तान का कोई विश्वविद्यालय, कोई बड़ा कॉलेज टॉप 10 में शामिल हो गया हो दुनिया के, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया हो इस आदमी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कि दुनिया के टॉप 10 या टॉप यूनिवर्सिटीज से कॉम्पीट करता हो। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल का 10-20 2-4 नोबेल और बुकर या कुछ ऐसे अवार्ड्स दुनिया भर में नाम हो गया जो कि भारत के पास चले आए हों। कोई अचीवमेंट नहीं है उस आदमी के पूरे कैबिनेट वाले तारीफ किए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट ट्विटर पे लिख के, उसके घर लाइन लगा के मिलने जा रहे हैं, और फिर पार्लियामेंट में आ रहा है तो जाने कितना बड़ा अचीवर मान के उसका माला सत्कार कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा मीडियोक्रिटी क्या है, एवरेज बिलो एवरेज का जश्न क्या होगा कि जिस आदमी के पास दिखाने के लिए सिर्फ असफलताएं हैं वो आदमी का ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। तो इस सरकार से आप किसी अच्छी, और ये लोग मेरिट की बात करते हैं, ये आंख बंद करके उठेंगे तो कहेंगे कि रिजर्वेशन खत्म कर दो सारी समस्या का इलाज हो जाएगा। ऐसे पगलेट टाइप यहाँ पे बहुत सारे घूमते रहते हैं। क्या मैं दो छोटी छोटी बात जोड़ूं मैं आपकी बात में? अपनी बात खत्म कर लूं पहले। अच्छा। इसमें एक और चीज बस मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, गाली वाली बात पे हृदय ने ध्यान दिलाया कि कैसे इस तरह की कम से कम 25 रिपोर्ट होंगी। आप पिछले 2014 ऑनवर्ड देख लीजिए, केवल आपको अच्छे से कीवर्ड डालना है। स्वयं प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं जो खुलेआम गालीबाजी, महिलाओं को टारगेट करना, अश्लील बातें करना, ये सब करते रहे, उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं ट्विटर पे। इस तरह की खबरें आई हैं। अब आईटी सेल का पूरा जो सिस्टम बना, पूरे पब्लिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल पब्लिक डिस्कोर्स में गालीबाजी को जो मेन स्ट्रीम किया गया,
वो इन्हीं पिछले 12 सालों में किया गया। वो किसका क्रिएशन है? बीजेपी आईटी सेल, उसके जो बॉट्स हैं, उसके जो ट्रोल्स हैं, इन्होंने महिलाओं को लक्षित करके, सेलिब्रिटीज़ को लक्षित करके, जो भी एंटी उनके विचार से असहमति रखता था, उनके विचार से, उसको टारगेट करके उसके पोस्ट पे, उसके फोटो पे, उसके विचार पर, हर चीज़ पे गाली देने वाले लोग। तो गालियों को मुख्य धारा में शामिल करवाने का श्रेय जिस आदमी को जा रहा है, ये सारे लोग मिल के आज आपने पूरा एक विशेष एटमॉस्फेयर बनाया है, एक सर्कल बनाया है पूरा, जहां पर इन सब चीज़ों को न्यू नॉर्मल बना दिया, एक्सेप्टेंस में ला दिया कि गाली की सार्वजनिक जीवन में सब कुछ चलता है, और बस खाली वो आपके विचार से अगर मिलता जुलता नहीं हो तो। और उसके बाद अब आप यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ गालीबाजी हो रही, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास स्टेट मशीनरी है, तो आप अब लोगों का उसके जरिए हरेसमेंट कर रहे हैं, दबाव करेंगे, तो लोग भी किसी न किसी रूप में, जैसे परीक्षाएं एक के बाद एक फेल होती गई, तो लोगों ने किसी रूप में अपना प्रतिरोध दर्ज कराया ना कहीं आके अपनी दिखाई तो घुटने पर लाया। तो इन चीज़ों का भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लोग तो अल्टीमेटली लोग हैं ना, वो तो 50 मुँह है, 50 दिमाग है सोचने वाले, किस तरह से करेंगे, ये एक स्थिति है। शार्दुल, आपको जोड़ना चाह रहे थे। बहुत छोटी छोटी बात है, तुम माफ़ कीजिएगा, मैंने बीच में बोल दिया था, मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई है, पर थोड़ी ठिठोली वाली कह रहा था। वो अबव एवरेज भी नहीं है, वो फेल है, लगा बिलो एवरेज भी नहीं है, वो प्रॉपर फेल है, पास ही नहीं है। आप देखिए एनटीए के शीर्ष के अधिकारी लिप्त पाए गए थे सीबीएसई वाले में, जिन्होंने पेपर सेट किए, वो लीक कर रहे थे, पुणे में थे। दूसरा, 150 से ज्यादा एग्जाम लीक हो गए हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी कोविड के समय से हैं, जब निशंक को कोविड हुआ था, जो पहले शिक्षा किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? मतलब ये सब के सब ऐसे ही लोगों से घिरी हुई सरकार है, तब से हैं। और देखिए, इसमें मैं एक बात और कहूंगा, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब हृदय जी बोल रहे थे राहुल कोटियाल वाला, पत्रकारों के साथ गलतफहमी थोड़ा सा प्रदर्शनकारियों ने भी हुई, जब उन्होंने गलत समझा गोदी मीडिया में। लेकिन आप नहीं देखेंगे, जिसमें एएफपी जैसे जलीन अंद्राबी जो कश्मीर के हैं, उनको भी पकड़ लिया था कि एक गोदी है, वो कह रहे नहीं भाई मैं नहीं हूं। पर ऐसे बहुत सारे लोग थे। पुलिस ने लल्लन टॉप का, आप वीडियो देख सकते हैं, लल्लन टॉप के रिपोर्टर को सीधा झापड़ मारा और धमकाया कि निकल लो यहाँ से। हम लोग से मेरा मतलब, जो मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में बिलीव करते हैं, अलग अलग डिग्रीज में, बिल्कुल सरकार की जेब में नहीं है, वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इस देश के सबसे सशक्त लोग, चाहे वो सरकार हो या गोदी मीडिया, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमसे ऐसी बात कर दी। ऐसा कब हुआ प्रदर्शन जो पूरी तरह से चला हो? ये जेपी की बात करते हैं, वो गुजरात में बस जलने से शुरू हुआ था। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, पर आप फोटो अवेलेबल है आप ही के आर्काइव्स में। पर मीडिया की विश्वसनीयता को लेके मेरे साथ एक बड़ी मजेदार बात हुई वहाँ। मैं रात को 11 बजे तक वहाँ था, मैं थोड़ा देर से पहुंचा क्योंकि मैं अपने शूट पे था एक उस दिन, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना बिगड़ेगा। पता चला तो मैं भाग के वहाँ पहुंचा, और मैं 11 बजे जब बरसात होने लगी बहुत तेज़, तो मैंने एक वीडियो डाला भी अपने यूट्यूब पे कि भैया इस वक्त जो है, ट्विटर पे भी डाला था कि 11 बजे जब मैं निकल रहा हूँ बारिश की वजह से, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिव्य जो पुलिस का वो होता ना, उससे घुस रहे थे अंदर। तो उससे पहले मैं बात कर रहा था, मुझे एक व्यक्ति साथ में मिल गया जो मेरे साथ ही खड़े थे, पहचान रहे थे। तो एक लड़की यंग थी, 2 लड़कियां। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे बात करोगे? तो उसने कहा यस, यू व्हाट डू यू डू? मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल, मैं तो मेरे बगल में उन्होंने कहा कि ये एनडीटीवी में थे, आप जानते नहीं इन्हें? तो मुझे तुरंत बोली, सर वी विल नॉट स्पीक टू एनडीटीवी, ऐसे मुझे बोला। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मत बोलिए मुझसे। उनका नहीं भाई, ये बहुत पहले एनडीटीवी में थे। तो उसका नहीं, फिर उन्होंने मुझसे बात भी की, पर मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि वो मुझे रिजेक्ट, मुझे बात की खुशी थी कि लोगों में क्या मतलब एक जायज़ गुस्सा था, और वो बात ही करने को तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उन्होंने कहा नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो देन दे स्पोक टू मी ऑल्सो, एंड देन दे सेड ऑल्सो। और उसमें मुझे एक महिला मिली जो गुजरात से आई थी, और शी वॉज इन हर अर्ली 30s, और उन्होंने कहा मैं 15,000 का टिकट लेके आई हूँ इस प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, हाँ ये बात मैंने रिकॉर्डेड है, मेरे यूट्यूब चैनल पे था ही। तो उन्होंने कहा कि मैं 15,000 का टिकट लेके आई हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चे का जीवन खतरे में पड़े। तो मैंने कहा कि आपके राज्य में तो भाजपा ने काफ़ी अच्छा वो किया हुआ है, कि वो अलग बात है, परंतु अब जो है दरवाजे पर बात जो है हमारे शिक्षा पे आ गए, बच्चों के भविष्य को लेके आ गई। तो ये एक सवाल है जो बहुत मुश्किल, क्योंकि इसी हम भी रिलेटिवली समाज के उस परत में है जो पहचान है, रसूख है, प्रिविलेज है। हमारे बच्चों को शायद उतना खतरा नहीं, लेकिन 90% लोगों को इसी
देश में नहीं, हमें सरकारी बहुत ध्यान से देखना है कि जो लोग सरकार में नहीं है हाँ। लेकिन सरकार के सपोर्टर्स हैं, हाँ। वो अगर एक बदला लेने का अभियान चला Yes. रहे हैं तो वो कहाँ किस हद तक कहाँ तक पहुंचता है वो देखना है। बहुत विंडिक्टिव हो आप गया। आप दूसरा भी एक जो काउंटर एक इमीडिएटली 2 दिन के बाद बाय द वे एक और आया कि क्या नाम आरक्षण के अगेंस्ट एक ग्रुप आ गया, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हो गया। हाँ। उसमें 30 लाख लोगों के साइन मेंबर बन गए पेज पे आ गए, इमीडिएटली। हाँ। और आई थिंक डेट भी अनाउंस कर दिए 4 अगस्त को या 5 अगस्त को, अच्छा, वो हाँ दिल्ली चलो या कुछ इस टाइप का। तो किस टाइप के ये जो चीजें हो रही है ना, ये इसका मुझे लगता है कि इसमें ऑर्गेनाइज वे में हो दिस रहा इज है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लेवर मूव, हाँ। पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ और हम सब वो सो कॉल्ड क्लास से आते हैं जो अपने को सोचता है कि हम जहाँ पर हैं और हमें बड़ा आरक्षण की तपिश झेलनी पड़ती है और हमारे रास्ते रुकते हैं। तो मैंने एम्स पे बहुत पहले एक पूरी डॉक्यूमेंट्री एनडीटीवी में की थी और मैं अतुल से दरख्वास्त करूंगा कि किसी दिन आप आरक्षण पर कीजिए और मुझे बुलाइए और पूरी तरह आरक्षण पर एक खुली बहस, बात 1 घंटे करते का हैं। कार्यक्रम बिल्कुल कीजिए, राइट। ये लोग जब आरक्षण की बात करके शायद ये साबित करना शायद एक दरार डालना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनमें जो भी अपर कास्ट है उसके दिमाग में अभी उनकी समझ विकसित नहीं है। उन्हें लगता है आरक्षण ने हमारा रास्ता रोका। अरे सरकारी नौकरियां हैं कितनी, सरकारी स्कूल हैं कितने। जब अर्जुन सिंह के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह एचआरडी मंत्री थे, तो सरकार ने कहा, और हम कवर कर रहे थे उसको जब उन्होंने ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया था और इंस्टीट्यूशंस में, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि भाई आपकी सीटें कम नहीं होंगी, आपकी सीटें उतनी रहेंगी, पर हम 50% आरक्षण ला रहे हैं और ये स्टैगर्ड होगा, इसलिए कि इसमें कोई डाइल्यूशन ना हो सुविधाओं का। सीटें बढ़ा तब देंगे भी लोगों की आक्रामकता थी, नहीं आप फिर क्यों दे रहे हैं। तो अरे भैया आपकी आरक्षण की आपकी सीटें कम नहीं हो रही हैं, एक बच्चा और आके आपका बैठ सकता है जो, और आप तब कैपिटेशन फी वाला नहीं बोलते हैं, वो भी डाइल्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है। वहाँ तो आप अपनी ताकत से पहुँच जाते हैं ज़्यादातर लोग। और अस्पतालों में, संस्थानों में जाके देखिए, उसमें बहुत सवाल है। मैं आरक्षण को ये नहीं कि अनंत काल तक चलाए, लेकिन दलितों की, आदिवासियों के आरक्षण के तब आप नहीं बोलते हैं। और ये लंबी बहस है कि जब उनके साथ इतने सालों तक बहुत कुछ होता रहा, और वो आप अस्पतालों में जाके देखिए, जी अस्पतालों में जाके देखिए, वो डॉक्टर ही काम कर रहे हैं जो बहुत सारे। मुद्दा बेसिकली अभी के लिए वो ये है कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की बात करते थे हम, अब बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉमनल लेवल पे डिवाइड एंड रूल, रिलीजन के बेसिस पे। तो ये क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप के पेपर लीक से परेशान है ना, अगर वो सो कॉल्ड अपर कास्ट है तो वो जरूर कहेगा हाँ यार आरक्षण भी हटाओ। हाँ, ये भी गलत, ये हो सकता है हो सकता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि जब कोई पेरेंट्स का, अभी किसी ने पेरेंट ने कहा कि मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हुआ, तो मैंने पूछा दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, वो कहते कि जनरल क्लास थी। नहीं है, ऐसे बोलते हैं जनरल क्लास थी। ये नहीं कि अब बच्चे का हो सकता है कि कॉम्पिटेंस लेवल के बेसिस पे उसको सही जगह मिली है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि आरक्षण होने की वजह से उनके लिए संघर्ष बढ़ता है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आप किस पोजीशन से संघर्ष कर रहे हैं और वो किस पोजीशन से कर रहा है। आपका संघर्ष सामाजिक सच्चाई से अलग तो नहीं हो सकता, जो इस रोष का एक और कारण भी है, जो हृदयेश और समन सर ने बात की। भाई ये इतना प्रोटेस्टर इतना उत्तेजित क्यों थे कि आपको लग रहा है जो इन भुक्तभोगियों को, जो विक्टिम कॉम्प्लेक्स में खेल रहे हैं ना सरकार और मीडिया, वो इसलिए कि आप उनकी लिव्ड रियलिटी को झुठला रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। पहले कम से कम टीवी पे दिख तो जाता था कि हमारे साथ ये हो रहा है, कोई आउटलेट नहीं बचा। तो जो एक आउटलेट मिला वहाँ ऑब्वियसली लोग फट पड़े। इसमें ना समझ में आने वाली बात कौन सी है? खैर ये इस आंदोलन की एक सबसे अच्छी चीज़ों में जो थी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें इतना कम समय में जज भी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बहुत अच्छी जो चीज़ थी वो ये कि ये आंदोलन एक क्लास लेवलर साबित हुआ। आप सोच नहीं सकते कि सीलमपुर के झुग्गी की एक का टीनेजर और एक GK2 और पंचशील और इन इलाकों के अच्छे खासे घरों के टीनेजर आपस में बैठ के एक जगह पर जिस तरह से वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट करते, सबके कॉज एक ही थे। इसमें क्लास लेवलर, अब इसमें आप कास्ट को भी जोड़ लें, जो भी जोड़ लें, लेकिन कम से कम ये सारी फॉल्ट लाइंस को ख़त्म किया। अब वो चाहे फॉल्ट लाइंस दोबारा फिर से ये लोग तो ये इमीडिएटली इसको भांप लेते हैं कि ये चीज़ें इनके खिलाफ जा सकती हैं, और इमीडिएटली रिजर्वेशन की बकवास शुरू हुई। 30 लाख लोग तुरंत आ गए 2 दिन के।
तो ये और ये वही लोग हैं, इनको तुरंत ये इमीडिएटली इन्होंने सूंघ लिया कि ये तो बहुत बड़ी चीज जो कि इनको जड़ से फेंक सकता है उखाड़ के। तो इन फॉल्ट लाइंस को तुरंत हवा देना शुरू करो, ये सब बातें करना शुरू करो। उसी दिन परसों में सिवरूर के केस उस पे शो पे देख रहा था, एक लड़का उठ के चीख रहा है रिजर्वेशन पे, तो कभी बात नहीं करते, पेपर की बात करने चले आते हो तुम लोग, ये लोग वो लोग, बस खड़ा होकर चीख रहा है सिवरूर के शो पे एनडीटीवी। मैंने कहा एनडीटीवी क्या बना दिया है। शिवरूर के शो में वो लड़का कहता है मैं प्रदर्शन क्यों करूं, उस बेचारे बच्चे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, मतलब निर्दयता की हद है। वो बच्चा जिसने टॉप किया नीट में, उसको उसने उससे क्या बुलवाया कि मैं प्रोटेस्ट में क्यों जाऊं, मैंने अपनी मेहनत की नंबर तो पूरे वो भी बने हैं, ऐड भी बनाए, बहुत सारे बनाए, बहुत सब सारे। इस्तेमाल कर दे। खैर, तो ये है, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, हमें लगता है कि ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, आगे तक जाएगी, और इस पर मीडिया को कायदे से निगाह रखने की ज़रूरत है। कम से कम न्यूज़ लॉन्ड्री कोशिश करेगा कि इस पर निगाह रखी जाए। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े, उससे पहले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पत्र भेजे हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। हम पत्र पढ़ेंगे, साथ में आपसे ये अपील भी कि आप भी अपने पत्र ज़रूर भेजें। आपके पत्रों से चर्चा को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, और हमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के पत्र आए भी हैं। कभी कभी नहीं आते हैं तो निराशा होती है। शार्दुल, पहला पत्र है दिवगुण का, दिवगुण सिंह। दिवगुण लिखते हैं, नमस्कार एनएल टीम, सोमवार को संसद मार्च में शामिल होते हुए मैंने पुलिस और आरएएफ की बर्बरता सामने से देखी है। आज यह राजधानी में हुआ है, पर कश्मीर और उत्तर पूर्व में क्या हो रहा होगा ये हम सब जानते हैं। इससे पहले नागरिकता कानून या किसान आंदोलन के दौरान भी यही हुआ था। क्या हमें पॉलिसी फॉर्मेशन के रास्ते बेहतर पुलिसिंग की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह प्रकाश सिंह रिफॉर्म्स को लागू करना हो, सारी फोर्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट और इवोल्यूशन। मैंने जो मंजर वहाँ देखे, वो कोई अफसर जिसका ज़मीर हो वैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन वहाँ ज़मीर की कमी दिखी मुझे। जो अफसरों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है उन्हें तुरंत सेवा से निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के अफसर जिन्होंने ये कदम उठाए उन पर भी इंक्वायरी हो। आंसू गैस जो जंग में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनीवा कन्वेंशन द्वारा दिए गए नियमों के तहत वो हमारी सरकारें अभी तक इस्तेमाल कर रही हैं। बसंत जी से वहाँ मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, शुक्रिया। नहीं, पुलिस की इस पे बात तो बहुत हुई है, इस चर्चा में भी हम लोग कितनी बार बात की है कि रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म को, पुलिस रिफॉर्म की बातें होती रही हैं, पर ये मुझे लगता नहीं कि इतना आसान काम रह गया है पुलिस रिफॉर्म अब इस देश में, क्योंकि इतना बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गया है पुलिस कि किसी भी राजनीतिक दल में सत्ता में आने के बाद इतना विल पावर नहीं है कि वो पुलिस का रिफॉर्म उस तरह से करे, क्योंकि पुलिस जो काम कर रही है वो अल्टीमेटली जो पावर में है उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो कई बार आप देखेंगे, मतलब इतना भयंकर रूप से पुलिस के काम में आपको दोहरापन दिखेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसे पुलिस गांधी जी को गाली देने वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी, लेकिन जंतर मंतर पर किसी के को ने अगर गाली दी है तो उसको एफआईआर उसके खिलाफ कर रही है। वो तो ये पुलिस एक तरह से रूलिंग पार्टी की मिलेशिया की तरह से काम करने लगी है। तो कोई राजनीतिक दल मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा विल पावर। एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, फीमेल आईपीएस ऑफिसर, और हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, और न्यूज़ लॉन्ड्री और एनडीटीवी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मेरे काम करने की वजह से मुझे लगातार मैसेज भेजती रही हैं, और शी इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट ऑफिसर। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें जो एकेडमी है जहाँ पर ये जब सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है, जब एकेडमी हैदराबाद में है वहाँ बताते हैं, तो वहाँ पर सारी बातें जो बताते हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, और अगर उन पे अमल किया जाए तो पुलिस का कलेवर ही बदल जाए। लेकिन जैसे ही फील्ड वो में नौकरी शुरू करते हैं तो उसके बाद वो सिस्टम में उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि वही है ना कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, जो जॉर्ज ऑरवेल का है कि वैसे तो कहने के लिए सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो यू बिकम मोर इक्वल देन अदर्स। क्योंकि जो शार्दुल ने भी पहले कहा कि पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में कॉलोनियल वक्त से, वो एक इट्स आर्म फॉर रिप्रेशन, और वो कभी बदला ही नहीं। हाँ, वो हमेशा वही रहा, रिफॉर्म आया ही नहीं कि गरीब के प्रति, इवन गरीब पुलिस वाला भी गरीब के प्रति ही ज्यादा आक्रामक होगा। रिक्शे वाले पे का सर पे डंडा मारेगा, मर्सिडीज कार में वाले को उतना वो नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मैं दोस्तों के साथ बैठा था, वो प्रदर्शन में जा रहे थे, मैं अपनी शारीरिक
कमियों की वजह से नहीं जा पाता, आई एम पार्शियली डिसेबल्ड। तो लेकिन मैं उन्हें बता रहा था कि इस बात को समझिए, आपको किसी को पहचानना है अग्रेसिव में भी, प्रेडेटर की निशानी है वो सबसे कमज़ोर को टारगेट करता है। ये प्रेडेटर्स हैं, सबसे कमज़ोर को पकड़ता है वो ग्रुप में से। जो लड़ना चाह रहा है, जो वैसे दूसरा दबंग है, वो ज़रूरी नहीं कि सबसे कमज़ोर को पकड़ेगा, वो अपने बराबरी का पकड़ने की कोशिश करता है। ये आपको लोगों की फितरत दिखाता है। और 2007 से लगे हुए 20 साल होने को आए प्रकाश सिंह रिफॉर्म जो है। पर खैर अगला पत्र की तरफ बढ़ते हैं। वो कीरा लिखती हैं, हेलो चर्चा टीम, थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। विद स्टूडेंट protests spreading across India, the central administration finally seems to be on the back foot. The usual Hindu Muslim or anti-national spins don't seem to be sticking this time, despite repeated attempts. Given the BJP hegemony will inevitably end, why do English and Hindi national TV channels continue going all in for the government? Out of pure pragmatism and long-term survival, wouldn't it make sense for mainstream media to hedge their bets? Finally, as discerning journalists close to the ground, what suggestions do you have for those of us living abroad to help sustain this momentum? Showing solidarity on social media often feels ineffective for real on-ground impact. Beyond subscribing to independent outlets like News Laundry, are there specific volunteer groups, NGOs, or initiatives you recommend supporting to keep the flame of dissent alive? Keep fighting the good fight. Thank you, Kira. टीवी चैनल जो कर रहे हैं ना, अब जो कर रहे हैं, इतना सब कुछ देखने के बाद, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात भी की कि ये जो पूरा आंदोलन था, जिसकी जो बहुत बड़ा क्लास लेवलर की तरह से भी देखा गया कि कैसे इसने बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को नहीं मिली। पर एक चीज़ और इसमें मुझे दिखा, और वो ये कि जो मैं जोड़ना चाह रहा था, एंकरों के लिहाज से, टेलीविज़न चैनलों के लिहाज से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने इस पूरे आंदोलन के दौरान बहुत बढ़िया काम किया और बहुत उभर कर सामने आए हैं। तो जो एंकर और मेनस्ट्रीम टेलीविज़न चैनल कर रहे हैं, वो अपने एग्जिस्टेंस के उस पे खड़े हैं एक तरह से। उनको पता है कि उनको कोई देख नहीं रहा है, उनको मतलब 100, 200, 300, 400 लोग देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको ख़त्म कर रही हैं। इसलिए बहुत थोड़ा सा उनका अभी भी, अब वो उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ आकर कॉम्पीट कर नहीं सकते, जंतर मंतर पर वो उतर नहीं सकते, और टेलीविज़न पर उनको कोई देखने वाला नहीं है, वही उनके लिए बचा हुआ है। तो वहाँ पर वो अगर उसको भी छोड़ देंगे जो इतने दिनों से करते आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए कौन रह जाएगा। जी, अगला पत्र अनंत का है। अनंत लिखते हैं, मैं हिंसा को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया के रिपोर्टरों के खिलाफ हिंसा हुई। इस आंदोलन पर उनकी पहली प्रतिक्रिया आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी या चीनी एजेंट कहना था। जब माहौल इतना उत्तेजित हो तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि भीड़ सिर्फ चैनल का नाम देखती है। राजीव रंजन को भी लोगों ने घेर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनका बचाव करने आ गए। मुझे उस रिपोर्टर से हमदर्दी है, क्योंकि उसे सड़कों पर परेशान किया गया, जबकि ये एंकर अपने स्टूडियो में बैठकर आराम से टिप्पणी करते रहे। ऐसे शक के माहौल में यह भी हो सकता है कि किसी भी आलोचक को तुरंत गोदी मीडिया बोल दिया जाए, क्योंकि हमारा खबरों का स्रोत मीम और इन्फ्लुएंसर्स हैं और हम कई नए पत्रकारों और चैनलों को नहीं पहचानते। मैंने शायद 2015-16 से टीवी नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा मुझे खबरें मिलती रहती हैं। NL हफ्ता में जो मेहमान आई थी, उन्होंने पीक टीवी वाली आई थी, उन्होंने भी ये बोला था कि न्यूज़ माइक देखकर लोगों को एकदम से शक होने लगा था, क्योंकि वो गोदी मीडिया से जुड़ा एक चिन्ह बन गया है। और उसके बाद वो छोटा सा लाइन लिखते हैं, माई फेवरेट मीम इज़ एन इमेज ऑफ CJI सूर्यकांत विद नुसरत साहब सिंगिंग आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। मैंने भी देखा था इन द बैकग्राउंड। ठीक है, अनंत ने अपना जो ऑब्जर्वेशन लिखा है, ये तो चल ही रहा है, सब लोग इस बात से तो मुतमईन है ही हैं करीब। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा अनंत, हाँ। जो बात हुई थी, मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो धन्या कह रही थी कि रिपोर्टर पूरी तरह से ब्रेमलेस नहीं है, क्योंकि आमतौर पे होता है कि टीवी स्टूडियो एडिटर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अनंत, जो मैंने वहाँ कहा था, वो त्यागने का अधिकार सबके पास होता है। अगर आपको दिक्कत है उस मैनेजमेंट से तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप डील नहीं करना चाहते, इसलिए बहाना हो जाता है। पर एनोनिमस लिखते हैं अगला पत्र, नमस्कार, 11 जुलाई वाले हफ्ता और चर्चा एपिसोड में सतलज फिल्म
और जसवंत सिंह खारला पर व्यापक बहस हुई जिसने कई पहलुओं को उजागर किया। दोनों ही जगह 25,000 वाले आंकड़े पर खास तौर पर तर्क वितर्क सुनने को मिला। इस आंकड़े के अतिशयोक्तिपूर्ण होने और इसके पीछे के मानवीय पहलू पर काफ़ी बात हो चुकी है, पर मैं इस संदर्भ में 2 स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि यह आंकड़ा क्रिएटिव लिबर्टी नहीं था। 25,000 के अंदाजे वाला बयान खालड़ा साहब ने खुद लिखा था, जो कि फिल्म निर्माताओं ने ज्यों का त्यों दिखाया और फिल्म में भी इसे अंदाज के तौर पर ही पेश किया गया है। दूसरा कि खालड़ा साहब ने अपनी पड़ताल में केवल 3 शमशानों में से जो 2097 पीड़ितों का आंकड़ा दिया, वो बेसिकली बता रहे हैं कि आंकड़ा कहाँ से आया। वो कह रहे हैं इन बाद में जैसे सीबीआई हाँ, उन लोगों में इसकी गिनती भी शामिल नहीं है जो पुलिस के हिरासत में और झूठे पुलिस के मुकदमों में मारे गए और जिनके शव या तो नहरों में बहा दिए गए, परिजनों को वापस भी कर दिए गए या फिर गायब ही कर दिए गए रिकॉर्ड से। इस सब का असल अंदाज़ा अब किसी भी पड़ताल की परिधि के बाहर है और खालड़ा साहब की मुहिम लावारिस शवों पर केंद्रित थी, जिनके परिजन अब उनके लौटने की आस में सालों साल भटकते रहे। ये बात भी स्पष्ट रूप से कहनी ज़रूरी है कि ये गतिविधि सीधे सीधे हत्या की श्रेणी में आती हैं, जिनकी अनुमति साधारण कानूनी प्रक्रिया तो क्या अशांत प्रदेशों वाले विशेष कानूनों में नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू अनोनिमस, थैंक यू। हाँ, मतलब पुलिस को कहीं पे भी इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर अगर होगी तो ये किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह अग्री। आज का अंतिम पत्र सुदर्शन का है। वो लिखते हैं, प्रिय टीम, मैं चर्चा पर पश्चिम बंगाल चुनाव कवरेज के संबंध में कुछ बिंदु साझा करने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे तो आपकी टीम आमतौर पर बेहतरीन काम करती है, लेकिन इस परिणाम को सीधे जनादेश कहना पूरी राजनीतिक तस्वीर को बिगाड़ता है। अगर जनता पूरी तरह खिलाफ होती तो टीएमसी का वोट शेयर खत्म हो जाता, लेकिन गणित देखें तो भाजपा को 45% और तृणमूल को 41% मत मिले, यानी भाजपा विरोधी वोट शेयर 55% है। हर कोई जानता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार सरकार गिराने की वजह नहीं हो सकता, क्योंकि जनता दूसरी तरफ के भ्रष्टाचार से भी वाकिफ़ है। ये साफ तौर पर वोटों की लूट का मामला था जिसने लाखों मतदाताओं को प्रभावित किया। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का खुद कर इस्तेमाल किया, जिसमें ईसी, सीबीआई, ईडी, सेंट्रल फोर्सेस का दुरुपयोग और करीब 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च शामिल है। इस चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो गए। इसके अलावा मतगणना के दौरान किसी भी बूथ पर तय 19 राउंड्स की गिनती पूरी नहीं हुई, बल्कि गिनती रोककर अगली सुबह भाजपा को विजेता घोषित किया गया। दोपहर तक बाहुबलियों ने टीएमसी एजेंटों को बाहर निकाल दिया। कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं हुआ। बाद में ईवीएम स्टोरेज रूम में आग लग गई। इन गड़बड़ियों पर कोर्ट केस लंबित हैं और स्वतंत्र मीडिया की जिम्मेदारी है वह नतीजों के साथ इन तथ्यों को भी याद दिलाए। आप आमतौर पर ऐसा करते हैं, लेकिन बंगाल के कवरेज में इसकी कमी थी। मुझे आनंद वर्धन का विश्लेषण पसंद है, लेकिन यहाँ वे अपने तीखे आकलन के बजाय सिर्फ भाजपा की जीत के कारणों को दोहराते दिखे। आप सभी अपना अच्छा काम जारी रखें। धन्यवाद। ठीक बात सुदर्शन। मुझे लगता है कि उस समय की हमारी 2-3 पॉडकास्ट आपको सुननी चाहिए। ये जितने बिंदु आपने गिनाए इन सब पे बात हुई है। चुनाव आयोग ने किस तरह से एसआईआर हुआ वहाँ पर, ये सारी बातों पे बात हुई है। 1-2 चीज़ें हैं जो कि इसमें आपने लिखी है। मुझे लगता है कि ये एज ए जर्नलिस्ट कोई नहीं बोलेगा, जैसे कि गिनती रोक कर अगली सुबह भाजपा को विजेता घोषित कर दिया गया, ऐसे नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात के साथ हम बोलने की कोशिश करते हैं। खैर, तो ये हमारे पत्र थे जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजे थे। हम अब अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी घटना और हो रही है देश के एक हिस्से में। हेडलाइन में शार्दुल ने उसका जिक्र किया, किस तरह से पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में, असम में खासकर बड़े पैमाने पर बाढ़ आई हुई है। अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये बहुत बड़ी संख्या है। 2022 के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। उस समय 100 से ऊपर चला गया था मरने वालों का आंकड़ा, और अब फिर से आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 10 से 12 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। 8 लाख, 7.5 लाख के आसपास आबादी वो है जो पूरी तरह से विस्थापित है और चारों तरफ वो अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर है। मैं एक जल्दी से आपको पिछले 5 साल में का एक आंकड़ा असम का रखना चाह रहा हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि साल दर साल एक ही समस्या आती है और सरकारों के पास, जो दुनिया को यूक्रेन से लेके
और गज़ा से लेके और यहाँ तक ईरान और अमेरिका और सबके बीच में मध्यस्थता करके लड़ाई रुकवाने, युद्ध रुकवाने और सारे दावे करती हैं और साथ में ये भी बताती हैं कि कैसे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वो साल दर साल एक ही बाढ़ से निपटने के तरीके या प्रिकॉशंस जो होता है कि पहले ही आबादी को विस्थापित कर लिया जाए, पहले ही कुछ ज़रूरी उपाय हो जाए ताकि लोगों की जान ना जाए, जान माल की हानि कम से कम हो, वो उपाय नहीं कर पाती हैं ये सरकारें। 2022 में 31 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 181 मौतें हुई थी। 23 में 4 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 38 मौतें हुई थी। 24 में 43 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 121 मौतें हुई थी। 2025 में 15 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 48 मौतें हुई थी। और 2026 में, जो कि ये साल का चल रहा है, मैंने बताया 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 80 के करीब मौतें हो चुकी हैं। तो ये हाल है। हर साल वही कहानी आती है, हमेशा वही बातें दोहराई जाती हैं, लेकिन सरकार के पास उन्हीं समस्याओं से हर साल निपटने का कोई एक रास्ता नहीं मिल पाता है। हृदय, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, लगातार ये केवल हम इसको मौसमी आपदा और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो बड़े बड़े जार्गन्स हैं उससे निकल कर इसको कैसे समझें? देखिए, पहली बात तो समझने की ये है कि जो बारिश हुई है इस साल, जब लॉन्ग टर्म असेसमेंट कहते हैं जो मौसम विभाग ने दिया था, वो कहा था कि शुरुआत में जो पहला उनका लॉन्ग टर्म असेसमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि 10% जो है नॉर्मल से कम रेनफॉल रहेगा और लॉन्ग टर्म असेसमेंट ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि आप एक बड़े हिस्से के लिए असेसमेंट देते हैं। तो वो जून से लेकर सितंबर तक जो बरसात का मौसम कहा जाता है, मॉनसून का ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड है, उसका असेसमेंट था कि 10% कम होगी। वो 10% के हिसाब से भी ये 11 साल का सबसे खराब मॉनसून था। पिछले 11 साल का सबसे खराब मॉनसून था। 2014-15 की जो मौसम था, वो सबसे खराब मॉनसून था। उसके बाद से ये माना गया कि ये सबसे खराब मॉनसून होगा। लेकिन अचानक जुलाई में डिस्पाइट एल नीनो कुछ हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हुई, पॉकेट्स में हुई, कम समय में हुई और लगातार हुई, जिसकी वजह से बाढ़, हम असम की बाढ़ पर बोलने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गुजरात में जो है 40 लोगों की कम से कम मौत हुई है। फैक्ट्रियां वहां बंद हुई हैं, इंडस्ट्रियल पार्क और अमेजन के वेयर हाउस से लोगों को निकालना पड़ा है। तो ये प्रॉब्लम गुजरात में और वेस्टर्न पार्ट्स में भी दिखाई दे रही है। अब आप नॉर्थ में जाएंगे तो कश्मीर में भी आपको कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से हुई है। दूसरी ओर झारखंड राज्य, जो बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था कभी, वहाँ अभी भी कई हिस्सों में 80% तक, लगभग 80% तक मानसून डेफिसिट है। अब रमन सर, इसमें यह है कि बिहार और असम 2 राज्य के सबसे ज़्यादा फ्लड प्रभावित राज्य हैं। बिहार नंबर 1 पर रहता है और माना जाता है, और असम नंबर 2 पे है। लेकिन असम में जो बाढ़ आई है लगातार, उसमें केवल असम की बाढ़ नहीं है। अगर आप आंकड़े उसके देखें, मैं आपको दिखाऊं कि जो बाढ़ के आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं आपको जान के। असम की बाढ़ में जो हमारे पास आंकड़े हैं कि असम की बाढ़ में अभी भी असम में रेन डेफिसिट है। रेन अभी भी कम बारिश हुई है। हाँ, 30% रेन उनके यहाँ 30% रेन कम है। लेकिन अचानक जो बारिश हुई है, और अभी भी जो बारिश हुई है, लगभग 603 mm बारिश हुई है 1 जून से लेके अभी तक 30 जुलाई तक, जो कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, 28% कम है। और पिछले सप्ताह जो बारिश हुई है 47 mm के आसपास, वो बारिश भी बहुत कम है जितनी होनी चाहिए इस वक्त। लेकिन हाँ, नहीं, लेकिन बारिश जो हो रही है वो केवल असम में नहीं हो रही है, बारिश हो रही है नागालैंड में, अपर नागालैंड और बारिश हो रही अरुणाचल है प्रदेश, मेघालय में, बारिश हो रही है अरुणाचल में, बारिश हो रही है भूटान में, और ये सारे पानी का जो कैचमेंट है वो ब्रह्मपुत्र है असम में। और इस वजह से असम में हम इतनी ज्यादा डेवस्टेशन देख रहे हैं। असम की बरसात डेफिसिट है, 30% के आसपास डेफिसिट है। उनका डेफिसिट पिछले हफ्ते भी डेफिसिट में है, और वो डेफिसिट जो है उनका पूरे 1 जून से लेके 31 जुलाई तक का भी डेफिसिट है। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, छोटा सा क्लैरिफाई? क्या यही वजह है कि पहले असम सरकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि क्लाउड बस्ट हुआ है, फिर मौसम विभाग का क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, ये क्लाउड बस्ट नहीं है, केवल अब अरुणाचल और नागालैंड की बारिश है?
नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, आपने बड़ा जी। सही सवाल किया, क्योंकि क्लाउड बस्ट क्या होता है, जब भी कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो एकदम कहा जाता है क्लाउड बस्ट है। पिछले हाँ। साल मैं कहूंगा कि एक साल धराली का हो रहा है, और न्यूज लॉन्ड्री के लिए मैंने काफी विस्तार से कवर किया था, उस स्टोरीज को आप रेफर कर सकते हैं जाके। तो धराली में भी ये कहा कि क्लाउड बस्ट हुआ, जैसी तस्वीर थी उसमें लोग पीपल टेंड टू बिलीव अच्छा। कि क्लाउड बस्ट है। क्लाउड बस्ट का मतलब क्या है कि 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि 1 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर बारिश जो है 1 स्क्वायर मीटर में पड़ जाए। 1 स्क्वायर अच्छा। मीटर में अगर 1 लीटर पानी डाल दिया, 1 मिलीमीटर बारिश है। ये दिखने में बहुत कम लगता है, हाँ, लेकिन हाँ। अगर आप इसको फैला दें एक बहुत शहर ज्यादा में कि हर स्क्वायर मीटर 1 लीटर पानी है, तो बहुत ज्यादा हो है। जाएगा। Yes, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्लाउड cloud बस्ट। burst, तो 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई होगी, इसलिए उन्होंने, जब उनके मीटर ने दिखाया नहीं हाँ। हुई है, तो उन्होंने रिट्रैक्ट कर गए। हाँ। और ये होता रहता है, क्योंकि धराली में जो हुआ था अतुल, वो भी था कि प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल विच ओवर सैचुरेटेड द मोरैन, मतलब कि अच्छा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी ऊपर, उसने ओवर सैचुरेट कर दिया जी, मोरैन जी। को, और वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल माउंटेन था, तो नीचे आने में नीचे दिक्कत। आ गया। तो ये थोड़ा, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही उसमें ये जोड़ना जरूरी है कि चारों ओर से चौतरफा पानी जब आ रहा है, और अलग अलग जगह, और एक ही समय पे बहुत कम जगह पर बारिश हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका असर हमें चरम मौसमी घटनाओं में ज्यादातर दिख रहा है। अतुल ने कहा है कि हम क्लाइमेट चेंज जैसी जार्गन इस्तेमाल न करें, जो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, लेकिन ये चरम मौसमी घटनाएं इंक्रीजिंगली बढ़ रही हैं, जहां पर ओवरऑल मॉनसून तो डेफिसिट दिखता है, लेकिन एक जगह पे इतनी बारिश हो जाती है थोड़ी देर में कि उतनी देर के लिए अब जो आपका जो सवाल है कि कैसे से निपटा जा सकता है, जो अगर आप देखेंगे उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्सट्रीम रेनफॉल के साथ ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसमें बहुत ज्यादा गाद आती है। मतलब ब्रह्मपुत्र की एक समस्या ये है कि उसमें बहुत ज्यादा गाद है, इससे जो नदी का तल बहुत ऊपर उठ जाता है, और नेचुरली यू आर प्रोन टू दिस थिंग। हर साल फ्लैट हो जाती है। हर आपने आंकड़े खुद पढ़े, हर साल 2-3 लाख लोगों का, 4 लाख लोगों का वहां प्रभावित होना कोई ऐसी असामान्य बात लगती ही नहीं है। दूसरा, ये एक बहुत सकरी घाटी है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। तीसरा ये है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह से जंगलों को काटा गया है, मैंने पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे, जब हिमाचल में हुआ था, तो आप वहाँ पर मौजूद थे, मनीषा थी, मॉडरेट कर रही थी, तो मैंने कहा था कि नदी के आसपास का एरिया, कैचमेंट जो है वो जंगलों से बनता है, और अगर जितना कैचमेंट स्वस्थ होगा उतना कैचमेंट पानी को होल्ड करेगा और स्लोली नदी में छोड़ेगा, तो नदी पूरे साल पानी रहेगी। कैचमेंट अगर हम वीक कर देंगे अतुल, तो क्या होता है कि पानी कैचमेंट रोक नहीं पाता, एकदम आता है और फिर उसका नदी सूख जाती है। तो ये समस्या जो है, तो हमने वेटलैंड्स को खत्म किया, हमने जंगलों को काटा, हमने अंधाधुंध माइनिंग करी, तो नेचुरली वो भी है। और दूसरा जो है, जो आपने जिस बात की ओर इशारा की, बाढ़ प्रबंधन जो है अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है असम के इलाके में। मैंने वहाँ कवर भी किया है इसको, तो मैं कह सकता हूँ कि नेचुरली सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है इन जगहों पर करना, लेकिन ये भी एहतियाती उपाय। मैं प्रबंधन के बारे में बात करता हूँ। इन्होंने काफ़ी बता दिया, लोकेशन इस टाइप की है, जोग्राफिकल सिचुएशन, वहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया, उसे अर्थ लूज हो गई है तो ब्रह्मपुत्र के साथ बहुत सिल्ट आती है, वो सब है। मैं प्रबंधन के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। एक मेरे ख्याल से मैंने प्रोफेशन में, मेरे को 5-7 साल हुए होंगे, तो टाइम मैगज़ीन में एक कवर में एक डीएम की फ़ोटो आई, बिहार का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। अगर कोई बिहार का एक डीएम प्राइम मिनिस्टर के बारे में टाइम मैगज़ीन में अगर कवर स्टोरी, फ्रंट पेज पे उसकी पिक्चर, कि इसने वहाँ पे फ्लड में, बिहार के में भी, जैसे आपने कहा कि ये टॉप 2 स्टेट्स हैं, कि उसका फ्लड का मैनेजमेंट इतना अच्छा किया, जान बचाए, ये करे वो करे, ऐसे करके उसकी क्या नाम, फ्रंट पेज पे पिक्चर और पूरी की पूरी स्टोरी। तो इवन आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आईएएस ऑफिसर, उसने बहुत अच्छे ढंग से वो किया। उसके 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, मेरे ख्याल से वर्गीस जॉर्ज अभी हिंदू का ये बिहार के कॉरेस्पोंडेंट होते थे एक्सप्रेस में, इन्होंने स्टोरी की कि इस डीएम ने कैसे कैसे पैसे खाए, जितने करोड़ थे उस करोड़ से क्या, कहाँ का, बहुत ही
कैटेगोरिकल स्टोरी थी और बहुत ही डॉक्यूमेंटेड, उसके लिए अवार्ड भी मिला था उन्हें। और उसके अवार्ड भी मिला होगा, वो उसका मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे स्टोरी याद है। और उसके बाद वो IAS को जेल हो गई और आई थिंक 44 कन्विक्ट हुए, 44 की एज थी, वो जेल में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये मैनेजमेंट की बात में है। अब नाउ करप्शन की, मैं बिहार में जो हुआ, अब इससे मैं आता हूँ आसाम में। आसाम में अगर आप देखें, लो लाइंग एरियाज हैं, इस बार तो अपर आसाम में भी बाढ़ आ गई है। ठीक, अपर असम का ही जाता है। हाँ, अपर में भी आ गई है। तो इसमें वहाँ अगर आप आसाम को देखें, उसमें भी कोशिशें की जा रही हैं। तो एक ही कोशिश जो पिछले मैंने भी जो हफ्ता वगैरह में हमने वहाँ के जो एक्सपर्ट्स बुलाए थे, तो उनसे जब सुना था, तो उसमें एम्बैंकमेंट का एक पॉलिसी है कि एम्बैंकमेंट करके इस एरिया को बचाया जाए। ये प्रक्रिया 1950 ऑनवर्ड्स चली आ रही है। 1980 तक काफ़ी एम्बैंकमेंट, और क्या करते हैं कि इसको रिपेयर करते हैं बारिश होने से पहले, इस टाइप से। दिस इज़ वन। जैसे दिल्ली में डीसिल्टिंग करते हैं इसमें बारिश से। एम्बैंकमेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज़ रियली, उन्होंने दिखा दिया है पूरा का पूरा कि कैसे इसमें अगर कुछ 60% पैसा कभी सेंटर से आना है, उसको मेंटेन करने के लिए वो मांगती है 60%, तो सेंटर नहीं दे पाता है। और कभी जब सेंटर देता है तो स्टेट को उसको मैच करना है 40%, तो वो नहीं दे पाता है। तो एम्बैंकमेंट जो है वो ढंग से हो ही नहीं पाता। ठीक है, और दूसरा जो मेजर जो जिससे हैंडल किया जा सकता है काफ़ी हद तक, ये नहीं सिचुएशन वहाँ फ्लड लाइक हो सकती है, वो तो लाजमी है, वो तो नहीं होनी, क्योंकि वो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वेटलैंड्स हैं जो या तो इंक्रोच हो गए हैं, और अगर हैं उनको आप डेवलप कर सकते हैं एज कैचमेंट एरिया, कि पानी वहाँ पे, और वो इतने बड़े वेटलैंड हैं कि उससे आप जो फ्लड के पानी को रेगुलेट कर सकते हैं दूसरे पर्पसेस के लिए। और उसके लिए इस वर्ग की गवर्नमेंट ने अभी इन्होंने 700 करोड़ रुपया उस पर, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे बिहार के DM पे है, ऐसे ही ये 700 करोड़ के ऊपर नजर रखनी। 700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ, कि कर रहे हैं कि ये जो वेटलैंड्स हैं, इनको कन्वर्ट किया जाए, फ्लड के पानी को मतलब कि डाइवर्ट करके उसमें, और उसके बाद यूटिलाइज। साउथ में कृष्णा रिवर के ऊपर भी ट्राई हुआ है ये बात। अच्छा, तो अभी इस पे करने की 700 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट, अगर आप पूरे देश की प्रगति देखना है कि वो जो पीस मिल प्रगति हमारी हो रही है, जो लगता है कि कोई भी चीज़, या चाइना यहाँ पे आज खड़ा हुआ है और हमको लगता है कि 50 साल के बाद, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्लड मैनेजमेंट इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड असम। आप पूरा ऑडिट कर लीजिए कितना पैसा खर्च हुआ है और कैसे पीस मिल तरीके से उसका मैनेजमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट किस ढंग से किया जा रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। ये जो वेटलैंड्स की बात आपने कही, अभी अतुल ने जलवायु परिवर्तन की बात कही थी, तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में भारत की पोजीशन रहती है, एंड आई टेंड टू एग्री विद दोज एक्सपर्ट्स। उनका ये कहना है कि भारत के लिए एडेप्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिटिगेशन तो है पर एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अंतर क्या है कि एक तो हम सोलर पैनल बना के क्लीन एनर्जी लाएं और मिटिगेशन वाला पार्ट जो है, लेकिन एडेप्टेशन का मतलब है जब बाढ़ आएगी, जब हीट वेव चलेगी, तो हम क्या करेंगे। अगर बाढ़ आ रही है और हमारे पास, जैसा आपने कहा ना, मैनेजमेंट नहीं है, बचने का तरीका नहीं है, तो क्या हम उन सोलर पैनल्स पे तैरेंगे, ये सवाल उठता है। हमारे लिए एडेप्टेशन, इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो चौतरफा जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब वेटलैंड के बारे में तो खुद न्यूज़ लॉन्ड्री में मैंने स्टोरी की है काफ़ी विस्तार से, कि वेटलैंड को हमेशा वेस्टलैंड माना जाता है, और जंगलों के कटने पे तो तब भी आवाज़ उठती है, पर वेटलैंड के चारों ओर इंक्रोचमेंट जो होते हैं, उसकी कोई बात भी नहीं करता। बल्कि हमारे साथी कौन है साथ में, उन्होंने एक लंबी स्टोरी की थी उसके बाद, अनमोल प्रीतम ने, उन्होंने यमुना पे बड़ी लंबी स्टोरी आपने करवाई थी, तो कि किस तरह से यमुना में जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं कॉन्क्रीट वाले, तो उसमें किस तरह से वेटलैंड्स पे कब्जा। तो वेटलैंड दो काम करता है। वेटलैंड एक तो पानी को ग्रहण करता है, जो आपने कहा, दूसरा वेटलैंड इज ऑल्सो किडनी,
वेटलैंड पानी को साफ भी करता है। तो ये उसे किडनी ऑफ अर्थ कहते हैं। तो उसको इतनी आसानी से ये खत्म किया जाता है और इस पे कोई चर्चा नहीं की जाती। और वेटलैंड के नाम पे रामसर साइट सब डिक्लेयर की हैं ताकि उनको टच नहीं किया जाए। बट स्टिल आफ्टर दैट वेटलैंड्स पे हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे नेपाल है, बिहार नंबर 1 स्टेट इसलिए क्योंकि बिहार को बूढ़ी गंडक है, चाहे घाघरा जो करनाली कहलाती है नेपाल में, वो जो पानी लाती है, ये सारी नदियां, गंगा तो आ ही जाती है, इतनी सारी नदियां हैं, तो वहाँ तो बाढ़ आनी ही आनी है। तो लेकिन मैं जब नेपाल में था तो मैंने देखा कि करनाली रिवर जो वहाँ की सबसे डेवस्टेटिंग रिवर है, जो तिब्बत से आती है, उस नदी को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो टॉप में है, अपस्ट्रीम है, वहाँ पर लोगों को एक कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया है। वहाँ जैसे ही लोगों को दिखता है कि पानी आ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहाँ उन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, जैसे दिखता पानी इससे ऊपर जा रहा है, वो नीचे सीधे फ़ोन करते हैं। आई कैन शेयर ए वीडियो विद देम। और नीचे वाले तुरंत उस वक्त जो है पूरा सीटी बजाते हैं, सायरन बजाते हैं, और लोग अपना घर छोड़ के निकलते हैं, ऊंची जगहों पे चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, बिकॉज यू हैव टू लिव विद नेचर ना, आपको नेचर के साथ रहना है। उनकी समस्या वो, और जैसी बाढ़ निकल जाती है वो फिर उस पे आ जाते हैं। नहीं, मैंने साउथ में ऐसा एक प्रोजेक्ट जो ना बाढ़ के पानी को, कृष्णा रिवर बहुत पॉपुलर है। तो ये आंध्र प्रदेश जब एक था, ये नहीं तो तब ये 1.97 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था। और मैंने वो टरबाइन देखी थी। टरबाइन की जो टरबाइन्स लगी थी, वो टरबाइन की जो हाइट है ना, वो होगी जैसे 10-15 मंजिला बिल्डिंग है, उतनी बड़ी टरबाइन। और ऐसे ही कैचमेंट एरिया वहाँ पे तो नहीं है इतने। आसाम में नेचुरल है, तो आसाम में ज़्यादा पॉसिबल है। वहाँ पे उन्होंने वो कैचमेंट एरियाज डेवलप किए और पूरा का पूरा कृष्णा रिवर। हैविंग सेड दैट, मेरी स्टोरी करप्शन पे ही आई, क्योंकि 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ वहाँ ठेका दे रखा था। इसमें ये ज़रूरी था कि जो ठेका है ना, उसमें फॉरेन, क्योंकि एक्सपर्टीज चाहिए, तो एक फॉरेन कंपनी का होना बहुत ज़रूरी था। तो 10 पॉलिटिशियन ने रशियन एक नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी का डाल के उन्होंने वो वैसे क्या नाम ले ले 1.97 लाख करोड़। मतलब कि मैं, ये स्टोरी आपने की थी किस साल लगभग? ये मैंने की है, ये यहाँ की मैंने, ये ज़्यादा लेट नहीं है, ये मैं इसमें था फर्स्ट पोस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी का ये था 2013। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी का न्यूज रूम में करप्शन वाला एंगल होने पे चलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, रादर देन कहना कि नहीं। मैं वो कॉन्सेप्ट से तो बहुत प्रभावित था कि मैंने टरबाइन देखी, मैंने पूरा देखा उनका कैसे चलेगा। आई मीन मैसिव। उनका कंट्रोल रूम में गया, कंट्रोल रूम की भी पिक्चर मैंने ली थी, खुद ही पिक्चर ले रहा था, खुद ही रिपोर्टिंग कर रहा था मैं ये। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ये आसाम और इसके बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे अगर सिंसियर ट्राई की जाए तो कम से कम ये जो वेटलैंड्स हैं, इनको पहले तो इंक्रोचमेंट से हटाना पड़ेगा। हाँ, जैसे इन्होंने बोला वो पेड़ वेड़ काट दिए, सब कुछ कर दिया, तो वेटलैंड को पहले ये यहाँ आसपास इतने वेटलैंड हुआ करते थे। इधर आप जाएं इटावा मथुरा साइड से, इसमें छोटे छोटे वेटलैंड थे जहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इन सब इलाकों में बहुत सारे इंक्रोचमेंट, बेसिकली आबादी का प्रेशर। कितने माइग्रेटरी बर्ड भी है वेटलैंड, लेकिन वो जब तक उसको, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे कब्जा करना आसान होता है। वो क्या करते हैं, खेत बढ़ाते जाते हैं, और कोई नहीं, खेत ही बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे लोग। बॉम्बे मैनग्रोव्स का। तो देखिए काफ़ी सारी बात कर दी है। मैं बाढ़ के एक और उस पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो ये वाली बाढ़ अलग इसलिए भी है कि इस बार ऐसे जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं जो पारंपरिक रूप से होते नहीं थे। जैसे मेरा एक व्यक्तिगत दोस्त रहते हैं, उनका परिवार रहता है, वो शिव सागर में, वो हमेशा से वहीं रहते आ रहे हैं, मतलब 40 साल से 50 साल से वहीं है। तो वो अंकल बता रहे थे कि मैंने यहाँ कभी पहले बाढ़ नहीं आई मेरी लाइफ टाइम में, लेकिन इस बार उनका घर पूरा डूब गया, खत्म, दिक्कत सब बह गया। तो एक ये दिक्कत है। दूसरा मुझे याद है, और मैंने वो खोल ली, कि जब मैं आया था 2020 में, डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस करके एनएल सेना प्रोजेक्ट न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया था, तो उसमें असम का भी कवर था। तो उसमें असम में एक और दिक्कत है कि वो एम्बैंकमेंट्स आप खोते जा रहे हैं क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती। मुझे याद है सुप्रीति हमारी साथी थी, वो ग्राउंड पर गई थी, बट असम सरकार का डेटा है कि 4200 किलोमीटर से ऊपर का
जो गोवा से ज़्यादा का एरिया स्क्वायर किलोमीटर का, वो एम्बैंकमेंट एरिया जो रिवर का है वो जा चुका है, क्योंकि सरकार उसका संरक्षण नहीं कर रही। और कुछ तो ऐसे बने हुए थे, जैसे आप बता रहे हैं ना, लोगों को छोड़ के जाना पड़ता था समय पे, वो अंग्रेज़ों के टाइम से बने हुए, वो रिपेयर नहीं हुए, तो लोग बहुत बुरी हालत में। तो हमारी सरकार की जो ये अकर्मण्यता कह लें आप, भ्रष्टाचार की वजह से या केवल उपेक्षा की वजह से, हाँ, इसकी बहुत बड़ी कीमत जनता को तो चुकानी पड़ती है। हर साल जैसे हो गया है, हर 3 साल तो आसाम का रिकॉर्ड है आज़ादी के समय से, हर 3 साल में ऑन एवरेज बाढ़ आती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर में ये बात कि ये बाढ़ की इतनी भयावहता में ना एम्बैंकमेंट वाला प्रोटेक्शन भी वर्क करेगा नहीं करेगा, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ा भी है और बहुत सारे लोगों ने इसको जिन्होंने काम किया है इसमें कहा है, उसमें तरीका वही है कि आपके पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो आपको बताए कि आप कितना वक्त आपके पास है और आपको ये जगह इस वक्त खाली करनी, क्योंकि जो बाढ़ असम में है और जो बाढ़ बिहार में है, डेवस्टेटिंग, मतलब एक समंदर का सा नज़ारा होता है उस पूरे हाँ, इलाके। नहीं, मेरा एम्बैंकमेंट पे एम्बैंकमेंट का सिर्फ इतना है कि अगर आप हजारों करोड़ रुपए एम्बैंकमेंट में खर्च कर रहे हो तो मसला तो उसे है, काम तो हल मसला काम तो है। होना चाहिए। हाँ, मैं और यही कह रहा आप हूँ, 1950 से यही कर रहे हो, यही मैं बोल रहा हूँ, यही कर रहे हो, यही तो बात कर रहा हूँ कि मसला इस तो पर है। जो मतलब कि आपका एम्बैंकमेंट देखना पड़ेगा कि ये कहना कि एम्बैंकमेंट के बावजूद हम नहीं कर पाए हाँ, वो गलत है। या तो फिर आप एम्बैंकमेंट की जगह फिर आप दूसरी से ये मेरा इसी और इशारा था कि मतलब एम्बैंकमेंट आपने में हजारों जितना करोड़- जोर दे रहे हैं वो इसलिए कि इट्स इजी वे अब टू दूसरे उपायों पर और वो भी जाएं। ठीक से नहीं कर रहे। तो एम्बैंकमेंट का जितना मुझे समझ आया पढ़ने से, वो एक एडिशनल चीज़ है, खास तौर से वो लोग जो किनारे रहते हैं उनकी फार्म लैंड बचाने के लिए। वो उसमें काम आता है कि उनकी खेती हारी ज़मीन कभी लूज ना हो, यू डोंट लूज दैट एग्रीकल्चरल ज़मीन। जो वहाँ रहने वाले लोग थे उनका सबसे ज़्यादा यही था कि वो आबादी कह रही थी कि हमारी जो खेती और ज़मीन है बहुत सारी वो इसमें चली जा रही है, जिसे बचाया जा तो सकता आबादी था। भी होगी ना। हाँ, तो आबादी तो है ही, उसको माइग्रेट करना पड़ता है, पर उनकी फार्म लैंड भी है। और ये एक एडिशनल चीज़ है, वार्निंग सिस्टम, आपको सारे सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री खड़े करने पड़ेंगे, आइसोलेशन में नहीं। जो प्रकृति का सबसे नियम भी है इन जनरल भी। एक मैं बिल्कुल सिंपल बात कहूँगा जो मैंने तो उत्तराखंड में रह के सीखी थी बिल्कुल शुरू में, कि आप नदी के रास्ते में ना आप कुछ भी बनाओगे तो ये बेवकूफ़ी है। ये कौन नहीं जानता, जो करप्शन मेन हमारे को दिखता है बिल्कुल ब्लेटेंट, रमन सर करप्शन की बात कर रहे थे, कि बाढ़ के रीजन में जहाँ भी नदियाँ हैं आपको दिखेगा साफ। और ये असम में रहने वाले लोग बता रहे हैं कि आराम से रिवर बेड पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग खुले में जा रहे हैं रियल एस्टेट। हाँ, पर इसमें ये असम वाली जो स्थिति है, असम की कहानी इसमें दूसरी तो है। असम की कहानी वहाँ तो इतना मीलों कंस्ट्रक्शन तक भी नहीं है। फैल रहा है। बट द पॉइंट इज विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो रिवर एम्बैंकमेंट में दूसरे स्टेट पे बना हो, चाहे ना हो, लेकिन अंततः जो रमन सर बात कर रहे थे घूम फिर के आ जाती है कि सरकारी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन काम नहीं होता। फ्लड मैनेजमेंट में पैसा बह रहा है। अब एआई से कराने को कह रहे हैं कि फ्लड मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे समझ में बारिश नहीं ना आई क्या करेगा। छोटी जगहों में, कम जगहों में, जैसे चराई देव की आप बात कर रहे हैं, वहां 425% से ज्यादा बारिश हुई है सामान्य जो होती है ना। और उसी के साथ उसी वक्त जब वहाँ 425% हो रही है, तो नागालैंड का जो मोकोकुंग है, मोकोकचुंग है, माफ कीजिए, उसमें 500% बारिश हो रही है और इट इज कमिंग एट द सेम प्लेस बह के। वो संकरा हो जाता है ना रास्ता, तो वो तेज हो जाता है। वो घाटी है। तो ये एक सवाल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मतलब ये you need to think, और आपको इसमें बहुत बड़े लेवल पर इट्स अ मल्टीफैसेटेड और थिंग लोगों को साइकोलॉजिकल जो है उसको भी तैयार करने की जरूरत है नहीं, अगर एम्बैंकमेंट काम नहीं करता तो हजारों करोड़ रुपए ये मत बिल्कुल जा क्यों रहे हैं? दिस इज माय पॉइंट जो आपने हाँ। तो मेरे ख्याल से इस पर हमने जो बातचीत की है, अभी आगे भी इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात लगातार बिगड़े हुए हैं और बारिश अभी कम है देश के ज़्यादातर कभी हिस्सों में। अभी कम जब है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो कम से कम आईएमडी का है ही कि 31 तारीख तक तो कोई राहत की उम्मीद नहीं है वहाँ बारिश से। हाँ, लेकिन जब ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं तो उस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि सुधरना शुरू हो। तो हम आज की चर्चा को बस यहीं पर रोकेंगे और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया उससे पहले पूरी करेंगे। रिकमेंडेशन ले लेते हैं सबका और फिर इसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। शार्दुल, सबसे पहले आपका रिकमेंडेशन चाहिए। मैं एक रिकमेंडेशन, पहला तो मेरा ये एनएल सेना प्रोजेक्ट ही हमारा 2020 का डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें सुंदरबन और असम के रीजन में जो बाढ़ की वजह से लॉन्ग टर्म पब्लिक को हानि जो होती है, इसमें 5 रिपोर्ट हैं, तो आप इसे पढ़िए। जो आपको रिपोर्ट पसंद आए मैं रिकमेंड करूँगा सारी पढ़ें। दूसरा
पिछले हफ्ते मैंने दिया था, यहाँ भी दे देता हूँ। पिछले हफ्ते चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन था, तो सभी को अलग अलग तरह के क्रांतिकारी पसंद होते हैं। हमने इतनी आंदोलन और इसकी बात भी की। सब लोग जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं शालीनता से प्रदर्शनकारी बिहेव नहीं कर रहे थे। तो ये मलविंदरजीत सिंह वराइच ने लिखी थी, उनकी बायोग्राफी, चंद्रशेखर आज़ाद बायोग्राफी, इसे पढ़िए। आपको हम पता चलेगा कि क्रांतिकारी हमेशा बहुत शालीन नहीं होते। चंद्रशेखर आज़ाद तो बड़े मशहूर थे, बहुत ही मशहूर किस्सा उन्होंने कह दिया था, मैं आज़ाद हूँ, जज को भी जो बढ़ता हो कर ले यार तू मेरा, तेरे से जो होता हो कर लियो। तो ये बहुत अच्छी है। और तीसरा, स्पाइडरमैन रिलीज़ हुई है नहीं, और पहली बार बहुत दिन बाद मुझे पसंद आया कि उन्होंने ठीक से कॉमिक के थ्रू पिक्चर अच्छी बनाई है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम में दे रहा हूँ पर कभी कभी देता हूँ। तो स्पाइडरमैन की नई पिक्चर आज रिलीज़ हुई है, आई थिंक आज ही हुई है, तो आप देखें। इसे लोग आए थे जंतर मंतर पे। कौन अरे वो तो नहीं, पर स्पाइडरमैन वो मुझे लैंग्वेज, जनजी की लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, तो रात को वो म्यूजिक लगा के डांस कर रहे हैं, वास्ते गुना या हुई रहे यहाँ। हैं, पुलिस अंकल से बात कर रहे हैं, वास्ते पुलिस गुना अंकल हुई का है। जो ह्यूमर के साथ, मेरे को तो बहुत बहुत नहीं तो सर ये तो है जो ये फासिज्म वाले जितने भी लोग हैं, हालांकि अथॉरिटेरियन सही कहना ज़्यादा शब्द है क्योंकि वो भी एक स्ट्रीम नहीं है, जितने भी तरह के अथॉरिटेरियन लोग हैं उन्हें चुटकुलेबाजी पसंद नहीं आती, उन्हें ज़्यादा मजाक पसंद नहीं आता, ये उनकी कमी है। तो कवि कहता है कि जो व्यंग्य है वो साहित्य की सबसे उच्चतम विधा है। है ना? तो जो हमारा तानाशाह था, जो राजा था, उसने कहा कि तुझे उच्चतम अवस्था में लटका के मारूंगा। तो उन्हें पलीता लगाना पसंद नहीं आता, तो ये तो है ही। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इट्स अ वेरी गुड मूवी। मैंने कैसे देखी है मैं नहीं बताऊंगा, बट अच्छी पिक्चर है। ये मतलब पूरी टोरेंट पे फिल्म देखने वाली जमात दुनिया को कहानी बता रही है कि नहीं, कैसे टिकट खरीद के मैंने कब देखो। कहा टिकट खरीदो, मैंने कहा पिक्चर देख। यही तो मैंने कह रहा हूँ, दुनिया को टिकट खरीद के देखने की सलाह दे रहे हो। अपने टोरेंट टोरेंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं सर पायरेसी का झंडा अभी भी और पायरेसी तो अब ठीक है, मैं बता देता हूँ क्यों। जितनी ये सोनी है और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने कह दिया अब ये फिजिकल मीडिया बनाना बंद कर देंगे। और नहीं, यहाँ पे ये इस पूरे बयान से ये चर्चा न्यूज लॉन्ड्री अपने को पूरी तरह अलग करता हाँ, ये है। व्यक्तिगत और ये विचार है मेरा। व्यक्तिगत विचार है। इस व्यक्तिगत विचार में ये वक्ता के निजी विचार है। निजी विचार पे भी एक कदम थोड़ा हाथ रख के दूरी से। हाँ बिल्कुल ये नहीं। एडिट किए जा सकते हैं। कर कब एक तो ऐसे ही ये लोग पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे 29 केस अभी हम लड़ रहे हैं, तुम्हारा 30वां और हम लड़े। नहीं, मैं ऑन प्रिंसिपल स्टैंड बता रहा हूँ, नहीं तो और मैं उसका कारण बता रहा हूँ आपको, वैधानिक। और ये बात प्रिंसिपल तो ईयू पार्लियामेंट में चल रही है। फ्रांस के एक जो राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उसने समर्थन किया इसका, क्योंकि ये डिजिटल कंपनियां, ये कैपिटल, ये सारी डिजिटल लाइब्रेरीज से हटा ले रही है पिक्चर, और फिजिकल मीडिया आपके पास है नहीं। तो ये कंज्यूमर राइट है कि आपके जिसने पैसे दिए वो आपके पास बचा नहीं, और ये आर्ट है, इसका आर्काइव होना जरूरी है। क्या बात है। उन्होंने वो सब हटा लिया है। आपका जो तर्क है, बिल्कुल मेरे को लगता है ये उस तर्क में भी है कि पेटेंट जो है ना, जिसने WWW इजाद किया, उसने कहा कि मैं पेटेंट नहीं मांगूंगा। उसने कहा क्या आप सोचते हो कि सूरज अपनी रोशनी के लिए पेटेंट मांगता है? वो तो मुफ्त में उपलब्ध है। वो तो है ही, पर ये कला लोगों ने बनाई, जिसने खरीदी, आपने बेची, और अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा अब वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, हम देंगे नहीं। तो ये कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ है, और वो आर्ट खो जा रही है। जैसे कि AI का आप देख रहे हैं, और ये आर्टिकल पढ़िए अगर आप चाहते हैं। चौथा, ये इसी हफ्ते अरे बढ़ती जाएंगी, आप जरा संभालिए। संभालना पड़ेगा। मैं था नहीं तो नहीं, पर ये जरूरी है। देखिए मतलब ये क्या 3 दिन खाना नहीं खाओगे, चौथे दिन 3 दिन के जुटा खाओगे? हाँ, कभी कभी तो हो यार। अगर अच्छा बनाओ खीर पूरी। पर एनीवे, इसी हफ्ते रिपोर्ट आई है, मैं शेयर करूंगा कि ये AI कंपनियां सारी रेयर बुक्स खरीद रही हैं, उनको आर्काइव कर रही हैं अपने उसमें, और फिर जला दे रही हैं। ये AI कंपनियां, ये ओनरशिप का, ये आर्काइविंग का, और ये प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट फॉर्म का ये स्टोरी आई है। ये स्टोरी है, इसी हफ्ते आई। ये बहुत जरूरी मामले हैं। कहाँ पर है? मैं बहुत सारी जगह आई, मैं कर दूंगा, इंडिपेंडेंट में भी था, पर ये बहुत जरूरी मामले हैं कैपिटलिज्म कंपनियों के। इनके कब्जे में चले जाएंगे और उसके बाद फिर और कहीं उपलब्ध नहीं और किसी के पास उपलब्ध नहीं है। पुरानी आर्ट, पेंटिंग्स, गेम्स भी हैं इसमें, पिक्चरें भी हैं,
नाटक भी हैं जो वीडियो फॉर्म में बचे हुए हैं, जो ड्रामा हुए थे, जिन कलाकार अब मर गए, ये सब लोग आर्काइव करके ये सब दुनिया कंपनी को ऐसे डिलीट ही कर रही है। बर्बाद करेंगे ये लोग, जिस तरफ ले जा रहे हैं कब्जा करके। भूख तो खत्म, लालच तो खत्म ये होगा। पूंजीवाद का जो है सबसे लालच नंगा का नाच है ये। हाँ, मतलब दुनिया उस फेज में है कि जहाँ नंगाई ही सबसे बड़ा वो हो गया है अब। जी, खैर, तो मेरे ये रिकमेंडेशन थे। रमन सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे? 2 रिकमेंडेशन। एक आज इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पालिशकर ने आर्टिकल लिखा है इस आंदोलन के बारे में और सरकार का कॉन्टेम्प्ट, कि मतलब कि यहाँ मैच्योरिटी दिखाने की बात है, वहाँ पे आप जो कॉन्टेम्प्ट दिखा रहे हैं और जिस टाइप से जो किया है, तो उसके ऊपर बहुत सुहास पालिशकर ने बहुत ही आर्टिकुलेट वे में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। और सेकंड, मैंने लास्ट वीक और मे बी लास्ट वीक ओडिसी देखी। होमर की जो किताब है ओडिसी, बिल्कुल ब्रॉन्ज एज में क्रिस्टोफर नोलन ने वैसे ही उसको प्रोड्यूस कर दिया। स्टोरी वाइज मैं नहीं सोचता कि ये बहुत बाइंडिंग है, लेकिन इसका जो स्केल है ना पिक्चर का, सो ह्यूज। कौन से प्लेटफॉर्म पे? अभी तो हॉल में लगी हुई है, अभी हॉल में है। बाय द वे, मुझे लगा OTT। बाय द वे, क्रिस्टोफर नोलन ने जो पिक्चर बनाई है वो सिर्फ 48 हॉल है पूरे वर्ल्ड में जो उसको सही तरीके से दिखा सकते हैं। इंडिया में एक भी नहीं है उसमें। आपने कहा आईमैक्स स्क्रीन, मैंने आईमैक्स यहाँ पे देखी है, लेकिन वो इंडिया में एक भी नहीं है उन 48 में से। तो इसमें भी, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आईमैक्स में देखें तो आधा अधूरा तो नहीं, अच्छा है, कितने मतलब घंटे की काफी मूवी है? लंबी है, 3 घंटा तो है। अच्छा, एक फिल्म ये ओडिसी पे बनी है। ओडिसी होमर की। होमर इलियाद। पर इसलिए तो आपको पूछ रहा हूँ, देख, फिल्म मतलब कि आप स्टोरी के लिहाज से मत सोचिए कि एक स्टोरी हाँ, क्योंकि स्क्रीन एडेप्टेशन जनरली डिसअपॉइंट करते हैं। उसने जिसने नहीं, किताब पढ़ी, उसने पूरी किताब को बहुत रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश की है। और उसमें लेकिन स्केल इतना बड़ा है ना, तो आप इमर्स तो हो जाते हो थोड़ा, आप उस एज में Great, चले मैं जाते। आपकी इस रिकमेंडेशन को तो पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके। अच्छा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जैन जी की भाषा पर बात हुई तो मैं एक व्यंग्य का जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ रिकमेंडेशन के आधार पर के लिए। उसके बारे में संक्षेप में बता रहा हूँ और उसके बाद उस राइटर को आप पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा है, क्योंकि उनके आर्टिकल जो हैं वो मुफ्त में उपलब्ध हैं। और शार्दुल ने जो फ्लैग किया है, चेतावनी दी है कि अब वो चीज़ें गायब होंगी, कहीं ऐसा ना हो उनकी सारी किताबें मिलकर जला दें। तो हरिशंकर परसाई का एक आर्टिकल है अश्लील किताबें, वो हमने पढ़ा था, तो उसमें बड़ा प्यारा आर्टिकल है वो। उसमें लिखा है कि शहर के सारे युवा इकट्ठा हो गए और उन्होंने तय किया कि बहुत अश्लील साहित्य बिक रहा है, अश्लील साहित्य को लोगों तक, और इससे संस्कृति दूषित हो रही है। संस्कृति बहुत जरूरी है, दूषित हो रही है। आप समझ रहे हैं किस तरह के लोग होंगे, ठीक है। और मैं इसके बाद बोलिएगा, बीच में रोकिएगा, मैं तार टूट जाएगा। तो शहर के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने सोचा कि बहुत अश्लील साहित्य बिक रहा है, पढ़ा जा रहा है, जिससे संस्कृति प्रदूषित हो रही है। तो अश्लील साहित्य को जो है बिकने से रोकना है। तो सारे युवाओं ने इकट्ठा होके जगह जगह जहाँ जहाँ अश्लील साहित्य बिक रहा था उसको पकड़ के सारी किताबें इकट्ठा कर ली और कहा कि शाम को इसकी होली जलाएंगे। लेकिन इकट्ठा करते करते शाम हो गई, उन्होंने कहा कि अब होली जलाएंगे तो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं चलेगा, तो ऐसा करते हैं होली कल जलाएंगे ताकि लोगों को पता चले। तो इतनी किताबों का क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ये किताबें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी लोग सब अपने घर ले जाएं और कल को ले आएं। उसके बाद किताबें अश्लील थी ये जानते हुए। और दूसरे दिन जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि भैया किताबें कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा भैया जब इतनी किताबें जब्त कर ली हैं तो जलाने से पहले उन्हें पढ़ तो लें। और उसके बाद अगले दिन हुआ कि अच्छा ठीक है अगले दिन जलाएंगे। तो अगले दिन उन्होंने, किसी ने कहा कि भैया पढ़ रहे हैं, किसी ने कहा भाभी पढ़ रही हैं, किसी ने कहा मौसी पढ़ रही हैं। तो किताबें दूसरे दिन भी नहीं आई और लगातार किताबें नहीं आई। तो उसके बाद आखिर में हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि अश्लील किताबें, अश्लील साहित्य कभी नहीं जलाया गया, अब वो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो जो लोग अश्लीलता के बारे में ये दोगलापन दिखा रहे हैं कि जैन जी अश्लील है, वो सोचे कि वो प्राइवेट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं इस प्रोग्राम के शुरू होने से या बाद होने से। अंत में वही हिपोक्रेसी आ गई। तो ये आपको गूगल करने से शायद मिल जाएगा, और मेरे शब्द एग्जैक्ट वो नहीं है, मैंने उसका सार बताया। तो इतने बहुत खूबसूरत रिकमेंडेशन के बाद एक छोटा सा रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे है, बिग चिकन। तो ये बिग चिकन फास्ट फूड कॉन्स्पिरेसी करके है।
तो अच्छी है वो। एक हॉलीवुड के कलाकार हैं, उन्होंने एक यात्रा, नहीं स्पॉइलर नहीं, आप देखें। बेसिकली फास्ट फूड कैसे आपको एडिक्ट बनाता है और कैसे आपकी जेबें खाली कराता है, उसके ऊपर है। तो ये रिकमेंडेशन है मेरा, और इसके साथ आज की ये चर्चा हम यहाँ पर रोकेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री को और द न्यूज़ मिनट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता को अगर आपने देखा जिस तरह से बड़ी संख्या में पिछले जंतर मंतर के आंदोलन में लोगों ने हूट किया, उनको भगाया, उनका कामकाज में बाधा डाली, वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रस्ट की वजह से है। लोगों का भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और उसका नतीजा है कि लोग जो एक समय में बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत इज़्ज़तदार पेशा माना जाता था पत्रकारिता का, अब वो चीज़, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, वो भरोसा ख़त्म हो गया है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मीडिया, वो पत्रकारिता अब उन लोगों की बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग इस तरह के इतने एक्सट्रीम, इतने रूड, इतने गाली गलौज वाले स्टेप उठा रहे हैं। इसको बहाली के ज़िम्मा भी पत्रकारों के ऊपर है, मीडिया के ऊपर है। और ये मीडिया वो काम, वो भरोसे की बहाली का काम तभी कर पाएगी जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगी। और आज की समस्या ये है कि मीडिया बुरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कॉरपोरेट और सरकार, ये दो बड़े हिस्से हैं जो पैसा दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं विज्ञापन के रूप में, और उनके चक्कर में पत्रकारिता उन आम लोगों की बात करना भूल गई है। तो जब इससे मुक्त होगी तो फिर से वो अपना काम कर पाएगी। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है ताकि वो पत्रकारिता फिर से आज़ाद हो और लोगों की बात कर सके। न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शार्दुल, रमन सर और हृदय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. थैंक यू। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।